अमित जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपने कब शुरू किया, सारे व्यूअर्स इस बारे में जान चुके होंगे। क्या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का कर्मों से किसी भी प्रकार का लिंक है? कर्म का लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोसेस जिसके थ्रू आपकी इच्छाएं पूरी होती है। मैनिफेस्टेशन का जो एंटायर प्रोसेस, जो मेरा खुद का डेफिनेशन है, वो मल्टीपल स्टेप से होकर गुजरता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स, जो पहला स्टेप है वो है बेसिकली क्लैरिटी का होना कि आपको चाहिए क्या। दूसरा स्टेप है आपके भाव वैसे होना, इमोशंस, यानी कि आप उसको महसूस कर सकते हो। तीसरा स्टेप होता है आपका बिलीफ का होना कि आपको भरोसा है उस चीज पर। फोर्थ जो स्टेप है वो एक्शन का ही स्टेप है कि आप उसके अलाइनमेंट में एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। आजकल ट्रेंड है लोगों का कि वो पार्टनर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जितना जेंजीज के नाम्स आ रहे हैं ना, ये सिचुएशनशिप और पता नहीं कौन कौन से शिप, उसके उनको घूमने के लिए एक पार्टनर चाहिए, हाँ, और शॉपिंग के लिए एक चाहिए, कभी दिल टूट गया तो ये वाला चाहिए। तो वो कहते हैं कि आई मैनिफेस्टेड, कि मेरे लिए मैं इस तरीके के इंसान को मैनिफेस्ट किया। तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि जैसा वाइब्रेशंस होता है वो अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। वो कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ये लोग वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो उनकी सिमिलर एनर्जी पर होता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, बेसिकली दो तरह के सवाल सबसे ज्यादा है। पहला सवाल होता है पैसा, मनी। दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा सवाल है रिलेशनशिप। किसी को पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट करना या रिलेशनशिप को ठीक करना। मैं उनको ही बोलता हूँ, आप आज क्या सोच रहे हो ना, आपने अपना हॉराइजन कितना छोटा कर लिया। यानी कि उस इंसान से प्यार नहीं कर रहे हो आप, उसकी क्वालिटी से प्यार करते हो। अगर ये क्वालिटीज नहीं होती उस इंसान के अंदर, तो क्या आप उनसे प्यार करते हो? लोगों को ये पता ही नहीं कि उनको चाहिए क्या। कभी लोगों को सुंदर लोग चाहिए, कभी लोगों को अच्छी हाइट वाले लोग चाहिए, कभी अच्छे काम वाले लोग चाहिए। सब सही है, परफेक्ट है। लेकिन अगर जितना जल्दी मैं इस बारे में क्लियर होगा कि मुझे जीवन से क्या चाहिए, ये नॉर्मली लोगों को क्लैरिटी बहुत बार धक्के खाने के बाद मिलती है। क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगता है कि चाहिए तो पता नहीं, क्या नहीं चाहिए ये कंफर्म्ड है। और वो तब मिलता है जब लोगों को पीपल फेस लॉट ऑफ फेलियर्स इन लाइफ। नमस्ते अमित जी। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपने समय निकाला और आज अपने गुरु तत्व से हमारे इस एपिसोड को आपने अपने ज्ञान से, जो आप आज भरने वाले हैं, उससे आपने हमें लाभान्वित किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। अमित जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपने कब शुरू किया, क्या पाया इससे? मुझे लगता है बाकी जितने भी एपिसोड्स आपके बने होंगे तो सारे व्यूअर्स इस बारे में जान चुके होंगे। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि क्या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का कर्मों से किसी भी प्रकार का लिंक है? यानी अगर हमारे कर्म हमें किसी चीज को मैनिफेस्ट करने से रोकते हैं, किसी बुरे इंसान ने मैनिफेस्ट कर लिया, या चाइना को ही रख लीजिए, चाइना ने मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं ये इंडिया का बॉर्डर हड़प लूंगा, और मैनिफेस्टेशन तो भाई सभी कर सकते हैं। तो इज इट अ पॉसिबिलिटी कि आपके कर्म, आपके इंटेंशंस, आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको विनर या लूजर बना सकती है? देखिए, कर्म का लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो पूरा जो मैनिफेस्टेशन का जो साइकिल है, यानी कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है एक प्रोसेस जिसके थ्रू आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है बेसिकली आप जिस तरह की एनर्जी में हो या जैसा आप सोचते हो, वो आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हो, अट्रैक्ट करते हो, वो आपके जीवन में आता है। बट वो आता कैसे? मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के थ्रू। मैनिफेस्टेशन का जो एंटायर प्रोसेस, जो मेरा खुद का डेफिनेशन है, वो मल्टीपल स्टेप से होकर गुजरता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स, जो पहला स्टेप है वो है बेसिकली क्लैरिटी का होना कि आपको चाहिए क्या। दूसरा स्टेप है आपके भाव वैसे होना, इमोशंस, यानी कि आप उसको महसूस कर सकते हो। तीसरा स्टेप होता है जो हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो है आपका बिलीफ का होना कि आपको भरोसा है उस चीज़ पर। फोर्थ जो स्टेप है वो एक्शन का ही स्टेप है कि आप उसके अलाइनमेंट में एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। एंड देन you receive it and then you have a gratitude. But coming back to your question, अगर दुनिया में कोई भी जो चीज़ है जो हमारे लिए बनाई गई है, वो बिना कर्म के हमारे पास नहीं पहुंच सकती। कर्म का नियम समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। और अगर कोई ये सोचता है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक मिथ सबसे बड़ा यही है, जहां पर लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ सोचने से हो जाएगा क्या। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, लेकिन बिना सोचे भी नहीं होगा। सोचना इज अ फर्स्ट स्टेप, नॉट द लास्ट स्टेप। सोचने से शुरुआत होती है। जैसे कहा गया है
कि हर कोई चीज 2 बार होती है, पहले यहाँ होती है, फिर वो रियलिटी में आती है। करेक्ट। लेकिन जब वो यहाँ पर होती है तो आप उसकी एनर्जी में आते हो, आप उसकी वाइब्रेशन में आते हो, आप उसकी फ्रीक्वेंसी में आते हो। एंड देन क्या करता है यूनिवर्स, कैसे यूनिवर्स मतलब या आप हायर पावर कह लीजिए, सुप्रीम पावर को आप कह लीजिए, या भगवान कह लीजिए, जिसको भी आप मानते हैं, वो सुप्रीम पावर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज देती है। वो लोग लेकर आती है, सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं, ताकि आप एक्शन ले सके। वो एक्शन आपके कंट्रोल में देते हैं हमेशा, वो रिजल्ट नहीं देते कभी भी। वो एक्शन आपको कंट्रोल में देता है कि ये अगर आपने जो मांगा है वो आप तक पहुंच तो जाएगा, लेकिन वो एक्शन आपको ये लेना पड़ेगा। ये वो रास्ता दिखाते हैं सिर्फ। तो मतलब ये कि गलत इंटेंशंस के साथ अगर हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करें, क्योंकि मेरा क्वेश्चन सबसे पहले चाइना पे ही आ गया था, जो कि काफ़ी हैवी क्वेश्चन था। जनरल क्वेश्चंस तो सभी पूछ लेते हैं। मैंने सोचा अमित जी के अनुसार थोड़ा क्वेश्चन भी हैवी होना चाहिए। और ये सवाल बहुत अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के वक्त में आप मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक एनर्जी के बारे में समझते हैं थोड़ा। हम ये बोलते हैं कि जैसी हमारी एनर्जी होगी वैसी ही चीज़ें हम अपने जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल मैं अच्छा कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अच्छा चाह रहा हूँ, तो मेरे भाव भी अच्छे होंगे, ठीक है, मेरे अंदर से अच्छा महसूस होगा मुझे, और वो मैं अट्रैक्ट करूंगा। लेकिन अगर मैं कोई भी चीज किसी के साथ गलत करने के इरादे से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि मेरी इंटेंशन ठीक नहीं है, मेरी एनर्जी ठीक नहीं है, मेरे भाव ठीक नहीं है, और वो जो इंसान है, जो सामने वाली जो पार्टी है, वो एक अलग वाइब्रेशन में है, तो मेरी एनर्जी तो उस तक पहुंचेगी नहीं। इनफैक्ट क्या होगा, अगर मैं खुद गलत एनर्जी में हूं तो वो मेरे को लग गई, वापस आ गई, क्योंकि मैं खुद ही गलत एनर्जी में ना। मेरी जैसी एनर्जी होगी मैं वैसे ही तो महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, हम मैनिफेस्टेशन में क्या बोलते हैं कि जैसा आप महसूस करोगे वही चीज आप मैनिफेस्ट करोगे। अगर मैं किसी और के लिए गलत सोचने की कोशिश करता हूं तो गलत महसूस कर रहा हूं ना, मैं अच्छा तो महसूस नहीं कर रहा, एंटरटेनिंग अच्छा तो महसूस नहीं करूंगा, यानी कि। और लेकिन जो सामने वाला इंसान है उसकी एनर्जी अलग है। इट इज लाइक, अगर मैं किसी से मिलना चाहता हूं, जैसे मैं आपसे मिलने आया, मान लिया आपके घर पर आया और आपका घर 4 फ्लोर का है, तो आपको मिलने के लिए मुझे 3rd फ्लोर पर ही आना पड़ेगा। मैं फर्स्ट पे जाऊंगा, घंटे जाऊंगा, कोई और मिलेगा, सेकंड पे कोई और मिलेगा, 4th पे कोई और मिलेगा, लेकिन 3rd आपसे मिलने के लिए मुझे आपके फ्लोर पर आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रहते अलग फ्लोर पे और मैं अलग फ्लोर पर बात कर रहा हूं, तो ये मिलन कभी होगा ही नहीं, हम कभी मिलेंगे नहीं, हमारी एनर्जी कभी एक्सचेंज होगी नहीं। इसीलिए कोई भी इंसान जब किसी भी गलत इंटेंशन से किसी को मैनिफेस्ट करना चाहता है, जैसे अगर कोई बोलता है मेरे को पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, गलत इंटेंशन है उसका, हासिल करने वाला, प्यार नहीं है, वो हासिल है, और सामने वाला इंसान किसी और में एनर्जी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आजकल ट्रेंड है लोगों का कि वो पार्टनर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जितना जेंजीज के नाम्स आ रहे हैं ना, ये सिचुएशनशिप और पता नहीं कौन कौन से शिप, उसके उनको घूमने के लिए एक पार्टनर चाहिए, और शॉपिंग के लिए एक चाहिए, कभी दिल टूट गया तो ये वाला चाहिए। तो वो कहते हैं कि आई मैनिफेस्टेड, कि मेरे लिए, मैं इस तरीके के इंसान को मैनिफेस्ट किया। तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि जैसा वाइब्रेशंस होता है वो अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। वो कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ये लोग वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो उनकी सिमिलर एनर्जी पर होता है, सिमिलर एनर्जी पर होते हैं। बट अगर कोई इंसान जेन्युइनली, जैसे मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, बेसिकली 2 तरह के सवाल सबसे ज्यादा है। पहला सवाल होता है पैसे, मनी, करियर, बिजनेस, यानी कि फाइनेंशियली लोग अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, तो पहला सबसे ज्यादा सवाल ये होता है। लेकिन दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा सवाल है रिलेशनशिप, किसी को पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट करना या रिलेशनशिप को ठीक करना। और जब भी लोग ये बात करते हैं कि मेरे को किसी पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट करना है, मैं हमेशा उनसे ये सवाल करता हूं कि आप, फॉर एग्जाम्पल, कि किसी ने बोला कि मुझे एक पर्सन है, एक आदमी है, मेरे को उसको मैनिफेस्ट करना है, पर मेल या फीमेल जो भी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ओके। मैंने कहा उसके अंदर ऐसा क्या है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको? तो वो लगा कि बहुत सुंदर है, तो और बताओ। बहुत ग्राउंडेड है, वेरी गुड, और बताओ। उसने बोला कि वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। उनके मुझे ऐसा लगता है वो मेरी फैमिली को ना अपनी फैमिली की तरह रखेगा या रखेगी, बहुत अच्छी बात है। फिटनेस में भी बहुत अच्छे हैं, केयरिंग है, लविंग है। मैं उनको ही बोलता हूँ, आप आज क्या सोच रहे हो ना, आपने अपना हॉराइजन कितना छोटा कर लिया है। आज यानी कि उस इंसान से प्यार नहीं कर रहे हो आप,
उसकी क्वालिटी से प्यार करते हो। अगर ये क्वालिटीज नहीं होती उस इंसान के अंदर तो क्या आप उनसे प्यार करते हो? तो शायद नहीं करता। तो व्हाई डोंट यू मैनिफेस्ट क्वालिटीज देन द इंडिविजुअल बीइंग? करेक्ट। ये लोग सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं, ये सबसे ज्यादा बड़ी गलती है। और मैं लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ, किसी इंसान को मैनिफेस्ट करने से ज्यादा बेटर है वो उन क्वालिटीज को मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे। तो मतलब अगर किसी को मैनिफेस्ट करना है तो पहले उन क्वालिटीज को लिख लो, क्लैरिटी ले आओ। जो हमने बताया ना, पहला स्टेप है क्लैरिटी वाला, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी। कितना टाइम लगता है इस क्लैरिटी को लाने में? देखिए, क्लैरिटी को एक्चुअली क्या है ना, सबसे ज्यादा वक्त इसी में लगता है लोगों को, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं कि उनको चाहिए क्या। करेक्ट। कभी लोगों को सुंदर लोग चाहिए, कभी लोगों को अच्छी हाइट वाले लोग चाहिए, कभी अच्छे काम वाले लोग चाहिए। सब सही है, परफेक्ट है। लेकिन अगर जितना जल्दी मैं इस बारे में क्लियर होऊंगा कि मुझे जीवन से क्या चाहिए, ये नॉर्मली लोगों को क्लैरिटी बहुत बार धक्के खाने के बाद मिलती है। बहुत ज्यादा फेलियर्स के बाद ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि मुझे क्या चाहिए। और क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगता है कि चाहिए तो पता नहीं, क्या नहीं चाहिए ये कंफर्म्ड है। और वो तब मिलता है जब लोगों को पीपल फेस लॉट ऑफ फेलियर्स इन लाइफ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में हो। तो अगर क्लैरिटी ले आए कि मुझे जीवन में चाहिए क्या, तो जीवन आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि सारे जो मैं बोलता हूँ, जब मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हो, तो मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा टाइम इसी पे स्पेंड करना चाहिए कि जीवन में मुझे क्या चाहिए। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको जवाब मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर आप अपने आप को बहने देते हो, आप अपने कर्म में लगे रहते हो, काम करते रहते हो। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे ना अपना पैशन नहीं मिल रहा, मैं मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं इस धरती पर क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरे लिए बेस्ट क्या है। मैंने कहा अगर नहीं मिल रहा है ना, ज्यादा ढूंढने की कोशिश मत करो, सब कुछ करो। क्योंकि आज जो मैं कर रहा हूँ, मैं 10 साल पहले नहीं कर रहा था, और जो मैं आने वाले 10 साल में करूंगा वो ये नहीं होगा डेफिनेटली। आप भी जो 10 साल पहले कर रहे थे वो आज नहीं कर रहे हो, आने वाले 10 साल में कुछ और करो। यानी कि इसका कुछ पैशन से कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये पर्पस से कुछ कनेक्शन ही नहीं है। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्यों जी रहे हैं ये बदलता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने किसी चीज में कितनी सक्सेस मिली, फेलियर मिले, एक्सपीरियंस क्या हुए। ये वक्त के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बदलाव आता ही रहता है, ये नहीं बदलता। तो जब लोग अपने आप को वक्त देने लगते हैं, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करने लगते हैं, तो वो फिल्टर आउट होने लगता है। और मुझे लगता है कि लोगों को धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगती है कि यार मैं ये सोच रहा था मुझे ये चाहिए, बट एक्चुअली मुझे चाहिए नहीं, मुझे कुछ और चाहिए था। और फिर जब लोग अपने एक्चुअल उस पे आते हैं, देन दे स्टार्ट एंजॉयिंग ऑल्सो। वो फन करते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं हमेशा इस बारे में बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि मैं अक्सर जब लोगों से मिलता हूँ, जैसे हम एक मॉर्निंग में मेडिटेशन का प्रोग्राम रन करते हैं, तो मैंने उसमें एक दिन पूछा कि आप जीवन में क्या चाहते हो, तो पर्पस क्या है आपके जीवन का। तो लोगों ने बोला कि हैप्पीनेस इज द पर्पस। जिस ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, आप खुशी चाहते हो आप जीवन में। ओके, तो क्या चीज आपको खुशी देती है? तो लोगों ने लिखा कि रिलेशनशिप आपको खुशी देती है, घर खुशी देता है, फोन खुशी देता है, नया फोन आ रहा है वो खुशी देगा, गाड़ी खुशी देगी। तो मैं इनको हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप एक ऐसे घर में रहते हो, कितने 5 करोड़ का घर है लेट्स से फॉर एग्जांपल, बहुत बड़ा घर आपने खरीद दिया, 5 करोड़ का घर। उस घर में अगर कंपैटिबल लोग नहीं है तो क्या खुशी है? आंसर इज नो। आपने 2 लाख रुपए का फोन खरीद लिया, लेकिन उस पर सही तरह के लोगों से बात नहीं हो रही है, तो क्या वो फोन आपको खुशी देगा? नहीं देगा वो खुशी। तो इसका मतलब तो क्या है? इसका मतलब तो ये है कि एक इंसान, ये पता ही नहीं है लोगों को कि वो तलाश क्या कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि लोग खुशी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन खुशी की तलाश कर नहीं रहे हैं लोग। अच्छा, एक्चुअली लोग तलाश कर रहे हैं पीस की, शांति की। ओके। लोगों को शांति चाहिए, एक ऐसा रिलेशनशिप जो उनको पीस दे, उतने पैसे जो उन्हें शांति दे, ऐसी हेल्थ जो उन्हें शांति दे, ऐसी मनोस्थिति जो उन्हें शांति दे। एक्चुअली ह्यूमन बीइंग का अल्टीमेट पर्पस इज शांति, नॉट द खुशी। ओके। तो अगर क्योंकि जब आपको खुशी मिलती है तो वो बहुत टेम्परेरी होती है। आज मेरा 50 सालों से मेरा सपना, मैं मर्सिडीज खरीद ली। कितने दिन तक खुश रहोगे उसके साथ? 1 महीना, उसके बाद नॉर्मल लाइफ, कुछ नहीं बदलेगा। और वो सोचो उस गोल के लिए आप 20 साल, 10 साल, 15 साल आपने मेहनत की, जस्ट फाइन, लेकिन खुशी मिल गई, शांति नहीं मिली। तो शांति कहाँ मिलती है? शांति मुझे लगता है कि जब ना आप अपने जो भी चीजें आपके पास हैं, आपको ना उनके साथ ना इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाती हैं, तो शांति मिलती है।
जैसे आपके पास एक रिलेशनशिप है, कोई पार्टनर है आपका, उस पार्टनर से शांति कब मिलती है? उस पार्टनर से शांति आपको तब मिलती है जब आपको पता है कि ये अब मेरा है, अब ये कहीं नहीं जाएगा। वो शांति है। अगर वहीं आप इनसिक्योर हो उसी रिलेशनशिप के लिए, तो ऐसा है ना कि खुशी फर्स्ट स्टेप है। जैसे मर्सिडीज है तो खुशी आई, लेकिन अब वो मर्सिडीज मेरी है, शांति आ गई। लेकिन ना एक्चुअली क्या होता है ना, लोग फिर पीस तक नहीं पहुंच पाते। अगर आपका पर्पस सिर्फ खुशी है तो आप खुशी तक तो पालोगे, टेम्परेरी खुशी को पालोगे, लेकिन जब तक आप इस एहसास से नहीं चलोगे ना कि मेरा पर्पस खुशी नहीं है, मेरा पर्पस पीस है, उसके रास्ते में खुशी आएगी। नहीं, मगर जैसे किसी लड़की को कोई लड़का पसंद है, हाँ। या किसी लड़के को कोई लड़की पसंद है, दे आर इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के टाइम पे तो इनसिक्योरिटी रहती है, हाँ। ठीक है, लेकिन अगर उससे शादी हो गई तो दे आर वेरी हैप्पी, तो खुशी मिल गई। हाँ। और खुशी मिलने के बाद क्योंकि शादी हो गई, पीस भी मिल गया कि भाई अब ये लड़की कभी भागेगी नहीं। नॉट नेसेसरी ना, वो तो सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आ गया। लेकिन एक बात कह रही हूँ, अगर वो हाँ। कंपैटिबिलिटी की बात अगर आती है तो वो पीस भी मिल जाता पीस भी है। मिल जाता है। हाँ, करेक्ट, ओके। वहाँ पे बट मेरा ये मानना है कि अगर इफ यू कीप द हायर गोल, देन आप ना उसी के अकॉर्डिंग पार्टनर भी चुनोगे। अगर आपको ये लगता है कि मुझे इस रिलेशनशिप से पीस चाहिए, देन योर पार्टनर कैन बी डिफरेंट। अगर आप कहते हो मुझे उससे खुशी चाहिए, योर पार्टनर कैन बी डिफरेंट। ये दोनों बिल्कुल अलग है। अच्छा, बहुत अच्छा आपने एक क्वेश्चन दे दिया है। अब तो सेल्फ टॉक के टाइम पे मैं हमेशा पूछूंगी कि भाई ये चीज़ करने के लिए मुझे, मतलब ये चीज़ कर रही हूँ, मुझे क्या फीलिंग आ रही है, खुशी या पीस? वेरी नाइस क्वेश्चन, एंड आई थिंक सो व्यूअर्स भी इस क्वेश्चन को ज़रूर, जब कभी भी किसी रिलेशनशिप में जाएं या कोई भी काम कर रहे हो तो पूछिए, इसे करने से खुशी मिल रही है या शांति? सस्टेनिंग तो शांति है। करेक्ट। मैनिफेस्टेशन कोई वरदान तो नहीं है अमित जी? वरदान जैसे कि आप एक टांग पे खड़े हो जाएं पर्वत के ऊपर और जिद पकड़ लें कि हे भगवान मुझे आयुष्मान रहने का आशीर्वाद दीजिए, रावण की तरह, कि मुझे कोई मार ही ना सके। और जितने भी हम लोग मंदिरों में जाते हैं, जनरली हमें पता चलता है इनको ये वरदान मिला था, इनको ये वरदान मिला था, इनको। तो व्हाट इज दैट वरदान मिला था? What is the meaning of वरदान? Is the Hindi word of manifestation वरदान? देखिए, मैं कह सकते हो आप इस बात को, क्योंकि ना ये तो कंफर्म है कि कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी होने के लिए आपको तपस्या तो करनी पड़ेगी, बिना उसके नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान हमें हमेशा देख रहे हैं, हम सबको पता ही है, और कहीं देख क्या रहे हैं, हम सबके अंदर भगवान है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंटली सुन रहे हैं। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी वांट इन लाइफ, ऑफ कोर्स जैसा आपने शुरू में भी बोला, इंटेंट हमारा क्या है उस चीज को लेकर, बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं, उन सब चीजों को कंसीडर करके भगवान हमेशा हमारे टेस्ट लेते रहता है कि ये चीज मैं इसको दूं क्या, कितनी तपस्या करवानी है, कितनी इनकी लगवानी है, कितना जल्दी देना है, कितना देर में देना है, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वो डिपेंड करता है। और जब तक आप उस तपस्या में पास नहीं होते हो, आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं एक बार शेयर भी कर रहा था किसी के साथ कि महादेव ने, रावण ने महादेव की बहुत आराधना की, तपस्या की, कई सौ साल की, और वो प्रसन्न हुए, उन्होंने वरदान दे दिए रावण को, पता नहीं क्या क्या दे दिया, ठीक है। अब सोचो उसको कई सौ साल लगे महादेव को खुश करने में। एक और कहानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। एक शिकारी होते थे, वो शिकारी जंगल में शिकार करने गए और एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर चढ़े और वहां से शिकार कर रहे थे। सूखा हुआ पेड़ था, तो पैरों पे लग के कुछ पत्ते नीचे गिर गए और नीचे शिवलिंग था। महादेव वहां प्रसन्न हो गए। तो अब आप सोचिए कि आपकी तपस्या कब कंप्लीट होगी ये नहीं पता, भगवान कब खुश होंगे ये नहीं पता, जाने में होंगे अनजाने में होंगे नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि भगवान तपस्या करवाएंगे आपसे, भगवान आपका टेस्ट लेंगे। और अब आज जैसे हम बाहर बैठ के भी बात कर रहे थे कि पहले मेरे को होता था कि मैं पहले हर चीज के बारे में कॉन्शियसली सोचता था, मुझे क्या चाहिए, मैं लिखता था, मैं बहुत सारी चीजें करता था, एक्टिविटी जो हम जो इसमें होती है, ठीक है। अब सब कुछ एफर्टलेस सा है। अब मुझे लगता है मेरे एहसास को भी भगवान समझ लेते हैं।
और वो चाहे मेरे लिए हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो। मैं तो मुझे लगता है बहुत फॉर्चुनेट भी हूँ, मैं थोड़ा शायद ज़्यादा ब्लेस्ड भी हूँ। मुझे ना बहुत सारे लोग ये मैसेजेस करते हैं आज के वक्त में कि सर आज ना मेरा एग्ज़ाम है, क्या आप मुझे ऑल द बेस्ट बोल दो, ठीक है? मेरे बच्चे का बर्थडे है, मेरा ऑल द बेस्ट बोल दो, हमारी शादी है, प्लीज़ आप आ जाओ। तो ऐसे मेरे को बहुत आते हैं, डेली आई रिसीव इट। एंड क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर मैं पर्सनली खुद ही एक्टिव रहता हूँ, तो मैं सबको रिप्लाई करता हूँ वॉइस मैसेज के साथ। एंड टच वुड, आई गेट लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन द सेम मैसेजेस कि आज का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। फिर मैसेज आता है कि सर वो एग्जाम अच्छा हुआ था, मेरा पास हो गया, गवर्नमेंट जॉब मेरी लग गई, मेरे बच्चे का ये हो गया, उसका ऑपरेशन था वो हो गया, किसी का ऑपरेशन टल गया। तो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जब आपको देता है ना, तो फिर मस्त देता है आपको। और फिर भगवान कहता है देख ले बेटा, दे तो दे रहा हूँ तेरे को, अब तो किसी के लिए भी मांग ले। तो मुझे लगता है कि भगवान मुझ पे बहुत ज्यादा मेहरबान इसलिए कि शायद अब हम सबके लिए मांगने लगते हैं। और जब वो ये स्टेट आती है ना, तो ये स्टेट एक अल्टीमेट स्टेट है। और मुझे लगता है कि ये स्टेट, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं इस स्टेट में, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक जब हमारी एनर्जी खुद की ठीक है, जब हमारे भाव ठीक है, हम लोगों के बारे में सही सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भगवान ना फिर हर चीज को देख रहा है। अगर भगवान मुझे दे रहा है, तो मुझे लगता है भगवान अगर एफर्टलेसली मुझे दे रहा है, तो अगर मेरे को कभी मौका मिलता है कि मैं किसी और के लिए मांग सकूं, तो मैं मांग लेता हूं, उसको मिल जाता है। और मुझे लगता है ये जो स्टेट है ना, ये बड़ी बड़ी सुंदर स्टेट है। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं, आज भी मैं आई प्रिफर टॉकिंग टू पीपल। जैसे मैंने कहा, मैं डेली 70 to 80 इंस्टाग्राम मैसेजेस पर रिप्लाई करता हूँ, डेली बेसिस पर। आई डू, मतलब हफ्ते में 2 से 3 या 4 मैं लाइव सेशंस करता हूँ लोगों, ताकि मैं लोगों से कनेक्ट हो सकूं किसी ना किसी तरीके से। तो मुझे लगता है जब ये सब भाव में हम रहते हैं ना, तो आप ना हम सब लोग एक बड़े पर्पस को मीट करते हैं। और शायद यही कारण है कि आज लोग भी बहुत पसंद करते हैं, चाहे हमारे पॉडकास्ट हो, हमारे वीडियोस हो, हमारे वर्कशॉप्स चलते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स करते हैं हम लोग। और आप देखिएगा, सारे वर्कशॉप्स मैं लाइव ही करता हूँ, मैं सब कुछ लाइव करता हूँ, बिकॉज आई लाइक कनेक्टिंग विद पीपल। और वो ये सब ना एनर्जी का है, एनर्जी लगता है आपको लगता है मस्त है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और अगर मेरी वजह से किसी के जीवन में मदद हो रही है, तो आप अपने आप को और भी ज्यादा फॉर्चुनेट समझते हो। दैट्स वंडरफुल, दैट्स सो नाइस। एंड मुझे सुनने में बहुत पीस लग रहा था। मैं अपने आप से पूछ रही थी कि ये जो बोल रहे हैं उसमें तुम्हारी फीलिंग्स क्या आ रही है। आई वॉज रियली फीलिंग वेरी पीस। बहुत अच्छा लग रहा था आपकी बातें सुन करके। और बहुत जेन्युइन बात आपने बोली है कि जब आपको मिलता है तो डेफिनेटली इसलिए मिलता है क्योंकि आप बांटने के इंटेंट से पा रहे हैं। और यू हैव बीन सिलेक्टेड बिकॉज भगवान देता भी उन्हें ही है जो उसे संभाल कर उनके बंदों तक पहुंचा सकते हैं। मगर अगर 2 इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके ही बताए हुए जो सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हैं, एंड दे आर मैनिफेस्टिंग द सेम थिंग, किसी को एक ही जॉब चाहिए, 30 कैंडिडेट्स हैव गॉन, सबके मन में एक ही मैनिफेस्टेशन होती है, एक फेल एक पास, व्हाई? अब देखिए, इसमें क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। पहला, अगर ये इस तरह की सिचुएशन में कोई पड़ता है, तो पहले तो सोचना नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट है, पीएचडी के स्टूडेंट, किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने एग्जाम भरे, एंट्रेंस पीएचडी के लिए। जब उन्होंने एग्जाम भरे, आई थिंक मेरठ का कोई कॉलेज था, पता नहीं जयपुर का था, ठीक है, आई थिंक 2 या 3 साल पहले की बात है। एंट्रेंस हुए, 4 सीट्स थी सिर्फ पीएचडी की, 4 सीट्स, ठीक है। लिस्ट निकली, उनका नाम 6 था, नंबर 6 पे आया। एंड शी हैड बीन मैनिफेस्टिंग फॉर द आई थिंक 6-7 महीने से मैनिफेस्ट कर दी कि यहाँ मेरा हो जाए, सीट निकल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एंड जब वो नहीं आया, तो मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा देखो यार, नहीं आया, देयर मस्ट बी सम पर्पस। अपनी एनर्जी को बचा के रखो, आप मत खराब सोचो, आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करो, क्योंकि हर चीज़ एनर्जी है। आप कैसा अंदर से महसूस कर रहे हो, विद इन 1 वीक न्यू उनका नोटिस इश्यू हुआ, 4 से 7 कर दी गई सीट्स। ओह वाह। तो अब ये सोचिए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार, जब हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके कंट्रोल में तो सब कुछ नहीं है। मैं कहता हूं, आप भूल जाओ, आप ना भगवान के अंश हो। भगवान के अंश मतलब भगवान ही होता है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक डॉग है, उसके बच्चे डॉगी होंगे, काऊ के बच्चे काऊ, और हम भगवान के बच्चे हैं, हमारे अंदर भी तो कुछ है ना। तो अगर आपने किसी चीज के लिए जेन्युइनली मेहनत की है,
आपने जेन्युइनली मेहनत की, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की, कुछ नहीं किया, आपने जेन्युइनली मेहनत की, यू गेव योर बेस्ट एंड यू थॉट नहीं आई डिजर्व दिस, आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी, मतलब भगवान भी नहीं रोकेगा यार आपको तो। और सोचो ये सिचुएशन आ गई, ये सिचुएशन क्रिएट हुई, अब इसमें किसका कहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, आई डोंट नो, बट यू क्रिएटेड दैट। उस इंसान ने वो सब चीजें क्रिएट की। अब मैं आपको बताऊं, ये सब ना, ये सब जब लोग बोलते हैं ना कि हमारे हाथ में सब कुछ कंट्रोल में नहीं है, मैंने कहा आप छोड़ो ना। दो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिंदगी में हमेशा। पहला ऑप्शन है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उस पर फोकस करो। अरे यार इतनी बारिश क्यों हो रही है बाहर, इतना टेंशन क्या है यार, बारिश हो रही है, पानी भर गया, मेट्रो लेट हो जाएगी, रास्ते में जैम होगा। अरे भाई ये आपके कंट्रोल में नहीं है, क्यों फोकस कर रहे हो? आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में आप अपनी गाड़ी उठाओ, कैब बुलाओ और बैठ के जाओ। इतना क्या सोचना है इसके बारे में? तो लोग जीवन में सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर फोकस करते हैं। अगर आज हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट कर ले सिर्फ उन चीजों पर कि मेरे कंट्रोल में क्या है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन। मैं चाहती हूँ कि इस लाइन को हम एम्फोसाइज करेंगे, बिकॉज ये लाइन बहुत रेजोनेट करेगा उन लेडीज़ के ऊपर जो कि एक ऐसी फैमिली में दे आर मैरिड जहाँ उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, बिकॉज बच्चे हैं, बच्चों का फ्यूचर है, सोसाइटीज़ है, और उसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। एंड देन दे थिंक कि मैम हमसे गलती क्या हुई थी, हमने ऐसा क्या कर लिया था कि हम ऐसे इंसान के साथ फंसे हुए हैं। आई थिंक सो ये जो आपकी लाइन है कि जो चीज़ नहीं हो पाएगी आपसे या आपके हाथ में नहीं है, उन पर फोकस ना करें। जो आप पर आपके बस की बात है, हाँ। यानी फोकस ऑन योर सेल्फ, Correct. योर सेल्फ ग्रोथ। करेक्ट। अब आप थोड़ा इसके बारे में अमित जी सिनेरियो ये रख करके बताइए कि जो लोग किसी ऐसे सिचुएशन में, और मैं सिचुएशन बता देती हूँ, आज की इंडियन सोसाइटी, बच्चे हो गए हैं, अब घर पर हैं लेडीज, बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, हस्बैंड्स के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, ऐसे केस में लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कि कौन से स्टेप्स को वो करेंगी। मगर अगर जैसे हम स्ट्रेट अवे बोले कि मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि यहाँ से निकल जाऊँ, या मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कोई दूसरा हस्बैंड आ जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन के स्टेप्स क्या क्या उन्हें लेने चाहिए जिससे कि वो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। देखिए इस पर्टिकुलर केस में मुझे लगता है, अगर जैसे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि हम हाउस वाइफ हैं, अब मेरे को पैसे मैनिफेस्ट करने हैं, मैं कैसे करूं, मेरी तो अर्निंग सोर्स भी नहीं है। तो पहले तो मैं बोलता हूं कि आप अपनी एनर्जी ठीक करो। और ये मैंने हमेशा देखा है, हमेशा नोट किया है। कई बार एक तो सिचुएशन ऐसी है कि आपकी फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं, बन नहीं रही है, हस्बैंड वाइफ, पार्टनर, फैमिली, इन लॉज, ये नहीं बन रही है। बट कई बार आप करना चाह रहे हो बट आपके कंट्रोल में कुछ नहीं। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, क्या आप अपनी एनर्जी को ठीक रख सकते हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, ये तो हम सब लोग मानते हैं, एक फीमेल एक पूरे परिवार के लिए सेंटर पॉइंट होती है। अगर उसकी एनर्जी सही है तो पूरा परिवार ऊपर जाएगा, और अगर उसकी एनर्जी ठीक नहीं है तो पूरा परिवार नीचे चला जाता है, चाहे घर में कितने भी काबिल लोग हों, कितने भी ना हो। तो विमेन, फीमेल की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर ऐसा देखा गया है, मतलब मैं आपको कह दूंगा कि शायद इन मोस्टली ऑल द केसेस, जब भी हम कोई वर्कशॉप वगैरह करते हैं तो वहां पे लोगों से पूछते हैं, सब लोग यही बोलते हैं कि जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की, मैंने एक चीज कंसिस्टेंटली देखी कि मेरे घर में सब ग्रो कर रहे थे। वाओ। मेरे पति का भी प्रमोशन हो रहा है, मेरे इन लॉज की तबीयत थोड़ी सी बेटर हो गई, मेरे बच्चे ज्यादा फोकस्ड हैं। एक्चुअली ना ये जो थॉट है ना, ये कहाँ से आता है मैं बताता हूँ। पहला, अगर एक सेंटर जो कोर ऑफ द फैमिली फीमेल जो है, अगर एक तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ठीक होती है, तो मैंने ही बहुत लोगों को देखा है कि जब स्पिरिचुअल एनर्जी ठीक है तो आप पूजा पाठ, अच्छा बोलना, कंट्रोल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, अगर आप एक फीमेल हो तो आप किचन में बहुत रहते हो, ठीक है। अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप किचन में बहुत रहते हो। एनीबडी हु इज कुकिंग फूड और सर्विंग वाटर, उसकी एनर्जी पूरे परिवार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओके। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि घर में अगर कोई ऐसा इंसान खाना बना रहा है जो गुस्से में रहता है, जिसकी एनर्जी ठीक नहीं है, कोई मेड आपकी ऐसी है जो ऐसे मतलब बिल्कुल अलग एनर्जी से आती है, बंद कर दो उसके हाथ से खाना। क्योंकि हमारे फूड में पानी का तो सारे मोहतों का एक वाटर टेक्निक का वाटर एग्जाम्पल भी है, पूरा एक्सपेरिमेंट है, वाटर एक्सपेरिमेंट है। अगर हम देखें यानी कि हर खाने पीने की चीज में एक एनर्जी है, एनर्जी फ्लो कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो एनर्जी आप वो एनर्जी को, जैसे काला कपड़ा जो होता है, जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि ट्राई टू अवॉइड ब्लैक अवॉइड करो, बिकॉज ब्लैक एनर्जी को खींचता है अपनी तरफ, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन नेगेटिव को बहुत फास्ट खींचता है। इसीलिए जो देखो ना, जो काले कपड़े पहनते हैं सुंदर दिखते हैं, उनको नजर जल्दी लगती है ना। और लेकिन आप एट द सेम टाइम आप देखोगे कि किसी भी स्पिरिचुअल जगह पर जाओ, कोई काले कपड़े नहीं पहनता, आप अवॉइड करते हो काले कपड़े पहनना। मंदिर में भी लाइट कपड़े, अलग अलग तरह के, मतलब लेकिन काले कपड़े आपको नहीं दिखेंगे बहुत जगह जाके, अनटिल अनलेस आप काली मंदिर में जा रहे हो, वहां तो वो भी अलग तरह का है ना, वहां पे एनर्जीज अलग होती है। इसीलिए तो जब आप ये चीज करते हो तो आप ये देखो कि वो इंसान जिस तरह की बातें कर रहा है, जो एनर्जी डाल रहा है, वो सब कुछ उसमें जा रहा है। और अगर आप उसके हाथ से जो भी खाना खा रहे हो, वो आपको ब्लेस करेगा ही करेगा, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली। तो मैंने तो लोग तो मुझे बोलते हैं कि हमारी तो मेड ऐसे खाने बनाती है, मैंने कहा खुद बना लो। मैं बोल रहा हूं खुद बना लो, या अपना खाना पहले मंदिर में रखो, ठीक है, उसको प्रसाद बनाओ पहले, फिर उसको पूरे सारे खाने में मिलाओ, या फिर वो उसको ब्लेस करो। वो जैसे हमेशा पहले भी होता था ना कि हम जब खाते थे जमीन में बैठ के, फर्स्ट वाला बाइट उसके बाहर निकाल के रखते हो, ठीक है। और जैसे क्रिश्चियनिटी में अभी भी मैं बहुत जगह देखता हूँ, क्रिश्चियनिटी में तो प्रॉपर प्रेयर करके खाना खाते हैं, है ना। तो और हमारे सनातन में भी वो पानी को ऐसे करके पूरे चारों तरफ करके वो गाय के लिए रोटी निकालना, ये सारी चीजें की जाती थी। अब ये समझिए कि आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी किसी काम की नहीं, आपकी एनर्जी बहुत सही है, और वो एनर्जी ठीक होते ही सब कुछ बदलने लगता है। तो पहला तो ये 100% होता है, आपके परिवार का कोई भी पर्सन जब एक स्पिरिचुअल जर्नी पर जाता है तो पूरे परिवार का रुख बदलता है, क्योंकि वो तपस्या है, बिल्कुल, है ना, उसका सबको फल मिलता है। दूसरी चीज क्या होती है, अगर आपके खुद के कंट्रोल में कुछ नहीं है, जैसे मान लो आप एक स्ट्रगल महसूस कर रहे हो, तो आपका जैसे हमने पहले ही बात की, आपका पूरा फोकस इस चीज पर होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं या मैं क्या कर सकती हूं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। अगर आपकी किसी से नहीं बन रही, हस्बैंड से नहीं बन रही, तो आप ये देखो कि हाउ डू आई सी माई सेल्फ ग्रो इन माई लाइफ, मैं कैसे देख सकती हूँ। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग ना बहुत सारा जो वक्त है कर्म पर भी बिताओ। मतलब आप ये देखो कि मैं घर बैठ के क्या क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूँ, क्योंकि सिचुएशन वहीं पर बदलेगी। क्योंकि क्या होता है, कॉन्फिडेंस ही होता है हर चीज। जैसे मैंने बात की कि मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीफ क्या होता है, बिलीफ होता है मेरे कि भरोसा होना कि मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको डिजर्व करता हूं या नहीं डिजर्व करता हूं, सेल्फ डाउट का ना होना। ये कब आता है, ये तब आता है जब आपको कॉन्फिडेंस होता है। और कॉन्फिडेंस किससे आता है, कॉन्फिडेंस आता है आपको नॉलेज से। कॉन्फिडेंस का इकलौता सोर्स नॉलेज ही है, और कुछ नहीं है सोर्स, इकलौता सोर्स नॉलेज है। जब आप किसी भी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हो, जानना शुरू करते हो, आपकी बाय डिफॉल्ट उस चीज के बारे में फेथ बढ़ने लगता है। जैसे दो बच्चे हैं, अब एक बच्चा बिल्कुल पढ़ के एग्जाम देने गया और वो दिल से मांग सकता है, भगवान भैया मैंने अपनी पूरी मेहनत कर दी है, अब आप देख लेना भाई, संभाल लेना। और दूसरा बच्चा जो पूरी मेहनत नहीं करके गया, वो बोलेगा देखो यार मैंने तो कर दिया जितना मेरे को आता था, अब देख लेना तुम। अब बताओ इन दोनों में फेथ ज्यादा किसका है, जिसने मेहनत की थी, जिसने अपनी नॉलेज पे काम किया। ये जरूर हो सकता है कि एक बच्चा ज्यादा मेहनत करता है, कम मार्क्स आते हैं, एक बच्चा कम मेहनत करता है, वो तो उनके इंटेलेक्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप डिजर्विंग बनने पर ध्यान देते हो, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि लोगों को डिजर्विंग बनने पर ध्यान दो। भगवान खड़ा हो जाए आगे तुम्हारे सामने, 50 लोग खड़े हुए हैं, भगवान पूछे मैं एक ही दिक्को दे सकता हूं, जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग है बाहर आ जाओ। आप आने चाहिए, भगवान को दिखना चाहिए कि ये इंसान सबसे ज्यादा डिजर्विंग है, इतनी मेहनत तो किसी ने की नहीं। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जितना मैंने किया किसी ने किया ही नहीं होगा शायद,
हो सकता है किया हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता है मेरी जितनी मेहनत जिंदगी में किसी ने की होगी, या मैं जितना शिद्दत से आज लगा हुआ हूँ जिंदगी में कुछ भी नहीं, अचीव करने के आपकी लिए। बात से मैं कोरिलेट करती हूँ, बिल्कुल कोरिलेट कर रही हूँ, क्योंकि मतलब ट्रैकिंग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं जा नहीं पाती थी, बिल्कुल ही नहीं जा पाती थी, बिकॉज़ फैमिली के कुछ कंस्ट्रेंट्स थे। एक दिन अपॉर्च्युनिटी मिली, मे बी मैंने कभी मैनिफेस्ट किया होगा, बट इट वाज़ नॉट इन माय सबकॉन्शियस, अवेयरनेस नहीं थी कि मैंने किया था, एंड ट्रैकिंग मेरे सामने आ गई। मैं उनके साथ ट्रैक कर रही थी जिन्होंने 30 टाइम्स ट्रैक कर लिया था, वाह, और मैं फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग के शूज़ पहन रही हूँ, फर्स्ट टाइम जहाँ पर मुझे लेसेस बांधना भी नहीं आ रहा है, मैं अपना नॉर्मल उसको पीछे की तरफ जाके बांध रही हूँ कि बहुत लंबी लेस है उसकी, एंड मैं पहुँच गई हूँ शिवलिंग पर्वत, यानी कि वो है आपके ऋषिकेश से ऊपर जा कर के 16,000 फीट, वाह 16,000 फीट ऊपर मैं जा रही हूँ, हिमालयस के जो रेंज है, जो माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग के ही बराबर पैरेलल चलती है, मैं वहाँ चली गई हूँ। एंड देन आई रियलाइज्ड कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं, आप किसी भी एक चीज़ पर अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, जैसे खाना बनाने के समय खाने से प्यार करके उसको सात्विक बना रहे हैं, या आप योगा करके अपनी बॉडी से प्यार करके बॉडी को सात्विक बना रहे हैं, Superb. कर्म से प्यार करके अपने ऑफिस को सात्विक बना रहे हैं, तो इवेंचुअली जो एफर्ट्स आप किसी भी लाइफ के एक स्फीयर में करेंगे ना, दूसरा स्फीयर भी ऑटोमेटिकली आपको ताकत देगा, Absolutely. और आप जब जंप करके दूसरे वाले फील्ड में जाएंगे ना, तो वहां भी आप मिरेकल करके आएंगे, True, true. बहुत अच्छा करके आएंगे। True, true. एंड दिस वर्कड विथ मी, एंड आई वाज लाइक, अरे मैंने तो ये कभी नहीं किया। देन आई रियलाइज्ड, खुद से रियलाइज किया कि इन द जर्नी ऑफ लाइफ मैंने ये ट्रैकिंग की हुई है, बिकॉज ये पड़ाव मैंने पार वाह, किया वाह, है। वाह, तो वाह। जर्नी ऑफ लाइफ में मैं इतना चली हूँ कि ये चलना मेरे लिए इजी था, एंड दैट मेड माई अवेयरनेस एट अ हायर लेवल कि नहीं, देर इज नथिंग इम्पॉसिबल। Correct. और इस पर मैंने कल एक छोटी सी स्टोरी भी सुनी, जो फेथ वाली बात आपने बताई कि गंगा तट पर एक ऋषि बैठे थे, और ये बनारस की बात है। बनारस में कात्यायनी मंदिर है, एक मंदिर है जो थोड़ा सा टिल्टेड है, क्या नाम है उस मंदिर का? इट्स अ वेरी फेमस टेम्पल जो हल्का सा टिल्टेड है, और उसमें कहा गया है कि कलयुग, अगर ये मंदिर पूरा का पूरा नीचे चला जाता है तो कलयुग आ जाएगा, कलयुग समाप्त हो जाएगा, सॉरी। ये मंदिर अगर पूरा का पूरा धरती के नीचे चला गया, जल के अच्छा। नीचे चला गया, तो ये कलयुग समाप्त हो कलयुग जाएगा। समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ पर बैठे एक सन्यासी के पास एक इंसान आया, और उसने बोला कि प्रभु जी, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना सिखा दो। तो बोलते हैं तैरना मतलब क्या? पानी में तैरना कि जीवन का जीवन से तर जाना? उसने बोला प्रभु, मुझे जीवन से तरना नहीं आता, मुझे मोक्ष प्राप्त करवा दो। उसने बोला ठीक है, चप्पल उतारो। उसने चप्पल उतारी, बोलता ठीक है, अब आसमान की ओर देखो। वो आसमान की ओर देखा, बोला अब हाथ ऊपर करो। उसने हाथ ऊपर किया, ऋषि जी आए, उनको एक धक्का दिया, पानी के बीच में गिरा दिया। वो गिर गया तो बोल रहे देखो बेटा, ऐसा है, इसकी गहराई बहुत है, अगर तुम इसको पार करके इधर आ जाओ तो तुमको तरना आ जाएगा, वरना तुम पूरा मोक्ष में ही जाओगे तो किसी तरीके से वो हाथ पैर मारता हुआ तट पर पहुंचा। बोला प्रभु, मैं तो पार हो गया। तो बोलो बेटा, यही जीवन का सत्य है कि हाथ पैर मार कर जब मेहनत करके जब तरना चाहो, मोक्ष प्राप्त करना चाहो, तो कर्म करो। तुम कर्म करोगे तो प्रभु खुद ही तुम्हें पार पहुंचा देंगे। तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल लर्निंग कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए सब बैठे होते हैं कि भाई आलसी हूँ मैं, करना कुछ नहीं है। सर ने बोला है 555 का फॉर्मूला, 369 का फॉर्मूला सीक्रेट में बोला हुआ है मुझे कि आप इमेजिन करो, विजुअलाइजेशन करो, वो चीज़ आपके सामने प्रकट हो जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है अमित जी कि किसी ने कोई जिन्न को प्रकट कर लिया? दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग। मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में बोल रही हूँ, बट इट इज़ हैपनिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं इनडायरेक्टली बता रही हूँ, किसी ने मैनिफेस्ट करके किसी जिन को मैनिफेस्ट कर लिया फॉर बैड एक्टिविटीज। अब उस बैड एक्टिविटीज के लिए जो उसने मैनिफेस्ट किया है, वो उसका रिपरकर्शंस, यानी उस पर खुद कुछ दुष्प्रभाव आएंगे, खुद पर ही आएंगे, क्योंकि ये सब एनर्जीज है। मैनिफेस्टेशन की सबसे खूबसूरत चीज यही है कि
ओनली गुड, जो अच्छी चीजें ना, गुड थिंग्स, वही आप फॉरवर्ड लेकर जा सकते हो। नेगेटिव चीजें फॉरवर्ड जाती ही नहीं, क्योंकि उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन अलग होती है। इट्स लाइक अ रेडियो, रेडियो की फ्रीक्वेंसी। अगर आप 101.2 सुन रहे हो या सुनना चाहते हो, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को, उस पे आपको अपने रेडियो को ट्यून इन करना पड़ेगा। लेकिन आप एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हो तो उसका गाना कैसे सुनाई देगा आपको? आप अगर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हो तो वो आपके पास है ना। मान लेते, मैं अभी ये सोचिए, मतलब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर कोई भी इंसान, अगर जैसे हम कहते हैं कि सुबह सुबह चाय उबल गई, गिर गई, दूध उबल गया, मन खराब हो गया, आपने देखा होगा कि लोगों का पूरा दिन खराब हो जाता है। अब ये सोचिए कि इस इंटरेक्शन में अब किसके टच में है? सिर्फ अपनी एनर्जी की वजह से आपने अपना पूरा दिन खराब कर लिया। अब किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आपके एक के बाद सारे काम क्यों खराब हो जाते हैं पूरे दिन में? और आप ये बोलते हैं यार सुबह ही खराब, शुरुआत ही मेरी खराब हुई थी यार, आज तो दिन ये जाना ही था। अब ये क्या किया उस इंसान ने? एक गलत एनर्जी से शुरुआत की। इसी तरीके से अगर कोई भी इंसान कभी भी गलत भाव रखेगा, तो जो जीनी है वो उसके अगेंस्ट ही काम करेगा। मतलब भाव इज एनर्जी, भाव इज एनर्जी। हाँ, पड़ोसी ने कार लगाई आपके घर के सामने, भाव क्या आया? जेलसी का, गुस्से का भी। हाँ। तो वो जो नेगेटिव भाव आपके मन में आया है, अब उसका रिपरकशंस भी आपके ऊपर ही आएगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पड़ोसी ने बहुत लंबी गाड़ी खरीदी, पहले तो आप खुश हो गए यार, चलो अच्छी बात है गाड़ी, लेकिन अंदर से लग रहा है आपको, आजकल तो कोई खुश नहीं होता। हाँ। पहले भी नहीं होता था। लेकिन आप ये सोचो, फॉर एग्जांपल, मैंने आपकी कॉफी आई, मेरी ब्लैक कॉफी आई। अब आपने कॉफी पी नहीं पूरी, ठीक है। अब अगली बार जब ये कॉफी लेकर आएंगे तो क्या बोलेंगे, यार मैम पीती तो नहीं है यार, कुछ और ले जाना पड़ेगा मुझे। तो यानी कि एक कोशिश ये करेंगे कि आपको ये कॉफी नहीं देंगे, करेक्ट है? इसी तरह भगवान भी देख रहा है। वो क्या देखता है कि जब भी आपके जीवन में कोई एक्सपीरियंस मैं देता हूं, उस एक्सपीरियंस से आपको कैसा लगता है। तो आपने देखा एक अमीर आदमी जो सक्सेसफुल है, जिसे नई नई गाड़ी खरीदी, अब आप उसको देखकर खुश नहीं हो, तो भगवान को क्या लग रहा है? ओहो, अच्छा इसको ना अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि इसको वो चाहिए नहीं, इसको वो चाहिए नहीं, तो चलो मैं ध्यान रखूंगा, इसको ये सब नहीं देना है। ये मनी मैनिफेस्टेशन में सबसे ज्यादा गलती लोग यही करते हैं, सबसे बड़ी गलती। आज के वक्त में बहुत सारे लोग ये ऐसा चीजें बनाने की कोशिश करते हैं, वो सक्सेसफुल लोगों के अगेंस्ट बहुत सोचते हैं। अरे आप मान लो आज के टाइम में 24-25 साल के लड़के को मर्सिडीज चलाते हुए देख लिया, क्या सोचेगा कोई? अरे यार इसके माँ बाप ने दी होगी, बहुत होगा पैसा उनके पास। कभी ये नहीं सोचेंगे कि यार हो सकता है इसी ने मेहनत की हो यार। आज के टाइम में तो है 25-25, 26-26 साल के बड़े बड़े गाड़ियों में बैठने वाले, रोलेक्स पहनने वाले बहुत लोग सक्सेसफुल लोग हैं। और मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं तो मेरे को पता है कि मतलब इट इज आज के वो जोन ही नहीं है, टाइम एज का तो कोई फैक्टर ही नहीं है। लेकिन ना मेरे हर एक्शन से, हर रिएक्शन से ये समझ में आ रहा है भगवान को कि इसको क्या देना है और क्या नहीं देना। क्योंकि ये तो वही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे आया, जन्मदिन आपका आया, और वहाँ पर मैं आपसे, हम दोस्त बन गए, अच्छी बोलचाल है हमारी, तो आपका बर्थडे आया तो मेरे को यार साड़ी यार कितनी सुंदर लगती है, आज जैसे आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ठीक है, साड़ी कितनी सुंदर लगती है, तो मैं आपके बर्थडे पर साड़ी लेकर आ गया। आपने मुझे बोला अमित यार मेरे पास तो यार ऑलरेडी इतनी सारी साड़ियाँ थी यार, तो कुछ और ले आता है यार। अब अगला बर्थडे आया, अब मैं साड़ी तो नहीं दूंगा आपको, और हो सकता है मैं कुछ भी ना दूं और आपसे ही पूछूं क्या चाहिए यार, तुम खुद ही बता दो। तो बेसिकली क्या है ना, मैं आपको दूंगा नहीं खुद, यानी कि क्योंकि ना हर चीज आपकी एनर्जी मुझे बता रही है कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। इसी तरीके से लोग गलतियां करते हैं। आज के टाइम में जब किसी सफल आदमी को देखते हैं तो वो खुश नहीं होते अंदर से, और ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है। लोग अपने पास से पैसों को दूर करते हैं। लेकिन जब आप ये सोचना शुरू करते हो कि यार भगवान ने कितना दिया यार इसे, भगवान यार मुझे भी दे देना यार, अब आपने कोई गलत भावना नहीं रखी, आप उसके लिए भी खुश हो और अपना भी मांगे जा रहे हो, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो भगवान को पता है कि यार इसको देख कितना अच्छा लग रहा है, इसको देख कर यार इसको भी दे दूं, देखो इसको तो कुछ दिया ही नहीं जीवन में, मैंने आज तक कुछ दिया ही नहीं है, अभी इतना खुश है ये, तो
इसको थोड़ा दे दूंगा तो कितना खुश हो जाएगा, तो भगवान फिर और देता है। और ऐसे मेरे पास आज के टाइम में, क्योंकि 15-16 साल से मैं बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में, हजारों लोग हैं मेरे पास ऐसे जिन्होंने सिर्फ अपनी एनर्जी को बदल के चीजों को बदला। सिर्फ मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं, दे वांट टू मैनिफेस्ट अ गुड पार्टनर, कोई क्लैरिटी नहीं है कौन चाहिए, बट दे वांट टू मैनिफेस्ट। बट वो जब लोगों को देखते हैं ना, अलग निगाहों से देखते हैं। कोई सुंदर कपल दिखता है, गलत फंसा लिया भाई, देखना लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। अब यानी कि ना आप अपनी एनर्जी ठीक नहीं कर रहे हो। ऐसे लोगों के साथ बहुत गड़बड़ होती है, उनके लिए किसी को भी इंसान को मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एक और मैं अलग थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। पहले मैं क्या करता था, पहले में जब मैं फ्रूट्स लेने जा रहा हूँ या सब्जियां लेने जा रहा हूँ तो मैं बड़ा खराब होता था, मेरा एटीट्यूड बड़ा खराब होता था। मतलब जैसे उसने बोला, मैंने कहा चलो ये सेब कैसे दें, कर 200 रुपए किलो। 200 रुपए सेब, पागल हो गया तुम। मैं लिटरली, मेरी ये लैंग्वेज होती थी कि 200 रुपए क्या लूट मचा रखी है तुमने भाई, वहां तो 150 रुपए मिलते हैं। तो बोलते हैं सर कोई बात नहीं सर, थोड़ा बहुत कम दे देना आप मुझे। अरे भाई 150 दूंगा यार, तेरे को चाहिए तो चाहिए। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, उस इंसान के सेब वो 500 में बेचे, मेरा हक नहीं है उस पर कि वो किस पर बेचेगा, वो मैं डिसाइड करूंगा। मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि मैं लूं या ना लूं, या मैं उसे बोल सकता हूं भैया 10 रुपए कम कर लो ना यार। अब ये मैं कहता हूं ये सबसे बड़ा वो है, नेगेटिव पॉइंट है, अगेन इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टिंग, अगेन इन टर्म्स ऑफ मनी। हम जब लोगों को डीमीन करते हैं कि क्या वैल्यू है इसकी, भाई वैल्यू उसकी वो डिसाइड करेगा जो उसको ओन करता है, ना कि आप। मैं कुछ भी मांगूंगा ना, मेरा है वो। आप कौन होते हो, आपका हक सिर्फ है कि आप उसे लें या ना लें। और जब से मैंने ये इस पर्टिकुलर एनर्जी पर काम करना शुरू किया, मैं आपको बताता हूं कि मैं फाइनेंशियली मेरी जिंदगी में मल्टीप्लिकेशन बहुत हुए। बड़ी बहुत टाइम लगा मुझे समझिए ये पॉइंट समझने में, क्योंकि गलत एनर्जी है। मैं किसी को नीचा दिखाकर क्या ही कर रहा हूं, 10-20 रुपए बचाने के लिए मैं ये सारी बातें बोल दूंगा, या दिल से भी लगेगा कि यार वहां एक्चुअली भी हो सकता है ये। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज ये मैं भी ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि आप किसी को कम कर रहे हो तो वो आप अपना वर्थ कम कर रहे हो। आप अगर उसको ज़्यादा बोलो कि अरे इतना सस्ता, तो इसका मतलब आपने उसको और ज़्यादा वर्दी समझा। वेरी नाइस। इनफैक्ट थोड़ा मनी के बारे में बताइए अमित जी, बिकॉज ये जो आपने बात बोली ना कि किसी को देख करके बोलो कि वाओ इतनी सारी अच्छी चीज़ इसके पास है, भगवान अगली बार मुझे भी देना। तो मैंने एक बार ऐसे ही अपने, मेरे भी काफ़ी लोग हैं मुझसे जुड़े हुए, तो उस ग्रुप में मैंने लिखा कि जब भी आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें होने लग जाए, होपोनो करके, तो आप ज़रूर लिखो, और हम सब उनको ना कांग्रेट्स करेंगे कि आज हमने ये अर्न किया। हमने छोटा सा भी कुछ, अगर आपको कुछ भी अर्निंग हो जाती है, चाहे आपने आज फॉर एग्जांपल 5000 ही अर्न कर लिए, या आपने आज एक न्यू ड्रेस ही खरीद ली, तो आप लिखो, क्योंकि आप ना सेलिब्रेट करना सीखो। बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करने से भी डरते हैं, और जो कर रहे होते हैं उनका इंटेंशन सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो उनका इंटेंशन खुशी है ही नहीं। उनका तो पूरा स्ट्रेस लेवल रहता है कि हैशटैग्स ठीक बने हैं कि नहीं, फिल्टर्स ठीक लगे हैं कि नहीं, एंगल ठीक लगा है कि नहीं, तो खुशी से ज़्यादा तो बेचारों का पूरा ध्यान उस पे चला जाता है। मैंने कहा चलो यहाँ पर ना एक फ्रीडम के साथ एक्सप्रेस करो। तो व्हाट आंसर आई गॉट वाज कि नहीं मैम, हमने पहले भी ऐसे किया था, नजर लग जाती है। हम अगर अपनी खुशी बोलें किसी को कि अरे वाह अमित जी आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आज आपका चैनल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हमने बोला, आपको बोला ठीक है, लेकिन अगर मैंने अपने बारे में बोल दिया कि अमित जी मेरा चैनल तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप मुझसे पूछोगे अगर कि कैसा चल रहा है, ओह फैंटाबुलस, लाइफ इज बहुत मज़ेदार, तो फिर बोलने के बाद ना, बोलने वाला अगर डाउटफुल वाला बंदा हो तो उसको लगने लगता है, अगर अगले दिन बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया, कुछ चला गया, कुछ बोला क्यों, पता नहीं उसकी एनर्जी कैसी रही होगी, उसने मुझे एब्जॉर्ब तो नहीं कर लिया, पैरासाइटिक एनर्जी तो नहीं थी, सक इन तो नहीं कर लिया, उसकी नज़र बड़ी ख़राब थी। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें। गृह प्रवेश में मैं अपनों को नहीं बुलाता,
मैं फ्रेंड्स को बुलाता हूँ, आजकल बहु चर्चा में है, बहु चर्चा में है। क्या ज़रूरत है अपने नए घर को दिखाने के लिए? बच्चे की प्रेगनेंसी हम नहीं चाहते हैं कि अभी सबको पता चले। मतलब पीपल दे हाइड व्हेन दे आर actually moving towards happiness. Is it right? I know there is nothing right and wrong, but the energy. देखिए ये एनर्जी बहुत बहुत सही तो नहीं है, बट मैं ये मानता हूं कि हर उस इंसान को नजर लगती है जिसको लगता है कि नजर लगती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। अगर मुझे लगता है कि नहीं नहीं यार ये सब कुछ नहीं होता यार, सब कुछ मेरी एनर्जी पे डिपेंड करता है, तो आपको कभी किसी चीज की नजर नहीं लग सकती। चाहे कोई कितनी भी कोई पता नहीं आपके नाम के कुछ भी करवा दे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार नजर लगती है, बेसिकली ये वाइब्रेशन है, आपकी एनर्जी है ना। यानी कि आप अंदर ही अंदर सोचो ना, वो यानी कि वो इंसान जो है ना वो थोड़ा सा इनसिक्योर नहीं है, फिर इनसिक्योरिटी अच्छी वाइब्रेशन कैसे हो सकती है? आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर डाउट में हो, ये पॉजिटिव एनर्जी कैसे हो सकती है? इम्पेशेंट हो, पॉजिटिव एनर्जी कैसे हो सकती है? तो लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये जो सारी कैलकुलेशन है ना, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। मैं जैसा महसूस करूंगा वैसी ही चीजें मेरे जीवन में आएंगी। और जब आप ऐसा सोचने लगते हो तो सब हो जाता है। आज आप देखिए इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इतना वो तो कंसीव करते ही अनाउंस कर देते हैं, उनको तो नजर नहीं लगती, उनके बच्चे भी अच्छा करते हैं, वो भी अच्छा करते हैं, वो तो क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं वो भी बताते हैं। तो अब वो दे आर ओपन अबाउट इट, दे आर कंफर्टेबल अबाउट इट। मैंने तो लेकिन ये इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा है कि फीमेल्स आज के दिन कंसीव करती हैं, अपनी रियल मदर को भी 6 महीने बाद पता चलता है। वो सास बोल देते कि भाई बताना नहीं है घर से, मतलब अपनी मदर को भी। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीजें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आपकी खुद की एनर्जी कैसी है। आपको क्या लगता है, नजर लगती है? लगता है तो लगेगी, नहीं लगता तो नहीं लगेगी। इसीलिए मैं इसमें ज्यादा सोचू ना, बट अपनी खुद की एनर्जी को ठीक करो। व्हेन यू आर कनेक्टेड विद यूनिवर्स, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द गॉड, जब आप भगवान से कनेक्टेड हो ना, तो उससे ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी कुछ हो ही नहीं सकती। और मुझे ऐसा लगता है जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हो, स्पिरिचुअली तो देखो एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया, स्पिरिचुअलिटी तो हर चीज में आ जाती है। जब आप सही सोचते हो लोगों के बारे में, अपने बारे में, समाज के बारे में, आप अच्छी सोच रखना शुरू कर देते हो, अपने एक्शन पर भी ध्यान देखते हो, आपकी वजह से कोई नुकसान तो नहीं रहा, वो हर चीज वो एक अलग चीज होती है। लेकिन जब आप रिलीजियस भी होते हो, आपको ना एक कंसिस्टेंटली एक शील्ड क्रिएट हो जाती है आपके यहाँ से, जो आपको प्रोटेक्ट करती है, वो एनर्जी। अब वो आप किसी भी भगवान में मान लो, आप महादेव में मान लो, बजरंगबली में मान लो, आप अपने वाहिगुरु जी में मान लो, आप जीसस किसी भी उसमें मान लो, लेकिन जब वो आपको पता है ना कि एक एनर्जी मेरे साथ है जो मेरे साथ हमेशा देगी, अगर मैंने सही किया, मैंने सही सोचा तो सब कुछ मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आपको छू सकता है जीवन भर, कभी कुछ नहीं छुएगा। और वहां से मुझे लगता है लोगों को ये समझना चाहिए कि मैं सिर्फ वही बाहर दूं जो मुझे चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी मैं निकाल रहा हूँ, रेडिएट कर रहा हूँ, वही एनर्जी अबंडेंस में मेरे पास वापस आने ही वाली है। अगर मैं अच्छा सोचूंगा तो अच्छा वापस आएगा, अगर मैं बुरा सोचूंगा वो भी वापस आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो बेटर ये रहे कि मैं सोच के सोचूं कि क्या सोच रहा हूं। करेक्ट। बिना सोचे समझे नहीं सोच सकता मैं, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। और कल का ही एक केस है मेरे पास कि रेगुलरली मेरे एक मेंबर हैं, मैं क्लाइंट कभी नहीं बोलती हूँ किसी को भी, आई ऑलवेज से अ मेंबर, तो उनका ना रेगुलर में मैसेजेस आते हैं, आई एम गेटिंग इरिटेटेड, दिस इज़ हर प्लान, हाँ, शी इज़ पनिशिंग मी, दिस इज़ द चिट। अब आप टुकड़े टुकड़ों में लिख रहे हो, मैं उनको कैसे ज्वाइन करूं कि आप किसके बारे में लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? और वो छोटे छोटे, मैं भी पर्सनली कनेक्टेड रहती हूँ बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स के साथ, तो अब मैं जॉइनिंग द डॉट्स कर रही हूँ, शी है तो कोई लड़की के बारे में होगा, लिखे जा रहे हैं। अब 4 दिन से वो लिख रहे हैं और मैं बीच बीच में लिख दे रही हूँ, ओ माय गॉड, ओहो ओके, ताकि उनको ये भी लगे कि भाई सुन रहा है कोई, मुझे सुन रहा है। 5 दिन से मैं सुन ही रही हूँ। इवेंचुअली ना कल प्लीज़ 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 आई वॉन्ट टू कॉल, मैंने कहा भाई 5 दिन हो गए, कुछ तो है जो गड़बड़ है। फ़ोन उठाया मैंने, अब एनर्जी कैसे ट्रैवल की देखिए। उसने फ़ोन उठा के बोला, मेरी वाइफ मेरे फादर को भड़का रही है कि प्रॉपर्टी का जो विल है
वो उसके नाम पे हो जाए, क्योंकि 6 महीने पहले मेरे फादर ने बोला था कि अगर वो, मतलब उसका हस्बैंड, अगर उसका हस्बैंड वापस से, ही वॉज टेकिंग सम सब्सटेंसेज ऑल्सो विथ ड्रिंकिंग एंड ऑल, थोड़ा गलत ट्रैक पे चला गया था. सो ही सेड, मेरे फादर ने वॉर्न किया था कि अगर मैं फिर से गलत रास्ते पे जाऊंगा तो मैं, माई विल बी ट्रांसफर टू माई वाइफ. तो मेरी वाइफ अब मुझे जानबूझ के मेरे फादर के सामने भड़का रही है कि मैं लड़ूं और मेरा वो जो पैसा है वो उसके पास चला जाए. इतना लंबा गेम, इसको समझने में मुझे इतना टाइम लगा. मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इतना दिमाग लगा के कोई नहीं करेगा कि पहले वो आपको भड़काए कि आप आकर के उसका सर तोड़ो, फिर आपके पापा भड़के, फिर विल के पेपर आए, फिर ट्रांसफर डीड बने. मैं कहा इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा. इट इज़ ऑल एन इल्यूजन जो आप क्रिएट कर रहे हो. तो एक्सेस में एक बड़ा सिंपल सा क्लियरिंग स्टेटमेंट है. मैंने वो क्लियरिंग स्टेटमेंट लिख करके उसको व्हाट्सएप कर दिया. मैंने कहा जहाँ कहीं भी तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं, जो भी इनसिक्योरिटी है, आई डिलीटेड, डिस्ट्रॉयड ऑल. अरे आई हैव डन दिस. मैंने कहा तो डू दिस, इतना सिंपल है, व्हाई यू स्टॉपिंग. बट कंटिन्यू कर रहा था. मैंने 5 मिनट्स का पॉज लिया, कोशिश की कि यहीं से उसके लिए एनर्जीज भेज दूँ. लकीली पहुँच भी गई, मैसेजेस आने बंद हो गए. लेकिन उसकी इस एनर्जी की वजह से मेरे अंदर एक डाउट क्रिएट हो गया, क्योंकि एनर्जी थी. तो मेरे अंदर एक डाउट क्रिएट हो गया कि मैंने एक बहादुर को अपॉइंट किया है, वो बहादुर 2 दिन से नहीं आ पाया है, कल वो आएगा कि नहीं पता नहीं. बहादुर लोग जो होते हैं वो अच्छे. अब वो जो नेगेटिव एनर्जीज मेरे अंदर आने लग गई थी, अब मुझे अंदर से डर भी लग रहा था कि आज जो अपॉइंटमेंट है अगर नहीं आई तो क्या हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी. तो फिर आई इमीडिएटली मैंने अपने आप को स्टॉप किया. मैंने कहा अभी कल हुआ नहीं है, अभी वो आया है कि नहीं हुआ नहीं है, लेकिन मैं उसको मैनिफेस्ट कर दूंगी अगर मैं इस तरीके के थॉट्स को सोचने लग जाऊंगी. तो मैंने तुरंत उसको डिलीट एंड डिस्ट्रॉय किया. मैंने कहा कल आएगा, वो भी आ जाएगा और सब कुछ हो जाएगा. एंड लकीली 10:30 बहादुर आ गया, सब कुछ अच्छे से हो गया. सो आई ट्रूली 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 resonate with whatever you are saying. But my question for the viewers now, क्या हम मैनिफेस्ट डर की वजह से करते हैं या फेथ की वजह से करते हैं? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, व्यूअर्स भी समझ लें. हम जब मैनिफेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, क्या हम डर की वजह से करते हैं या क्या हम फेथ की वजह से करते हैं, और इसमें डिफरेंस क्या है? आप और एक्सप्लेन कीजिए. डर की वजह से मतलब क्या है? जब हम किसी चीज़ से डरते हैं, जैसे कि मुझे लगा कि बहादुर कल नहीं आएगा, तो मैं क्या की, अवेयरनेस के साथ मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दिया. नहीं नहीं, वो आएगा, वो ज़रूर आएगा, टाइम पे आएगा और सब काम होगा. तो मैंने क्या किया, अपनी एनर्जी को कॉन्शियसनेस के साथ मैनिपुलेट कर लिया. और एक मैनिफेस्टेशन जो आपने बताया कि आप अच्छी एनर्जी में रहो, अच्छी एनर्जी आएगी ही आएगी आपके पास. एक होता है विश्वास, कि विश्वास के साथ आपने बोल दिया कि घर मेरा बहुत बड़ा बनेगा, मेरा विश्वास है उस पर. एक मैनिफेस्टेशन विश्वास होता है, एक मैनिफेस्टेशन डर के साथ, अवेयरनेस के साथ आप कर रहे होते हो. मैनिफेस्टेशन दोनों होते हैं, लेकिन क्या मैक्सिमम इंसान विश्वास के साथ मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं और उनको ये पता भी होता है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या मैक्सिमम इंसान डर के साथ मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं और वो डर उनका मैनिफेस्टेशन पूरा होने के बाद खत्म हो जाता है? आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर मोर कि समझ आ गया. समझ में आ गया. यस. देखिए, मुझे लगता है ज्यादातर लोग यही करते हैं, डर की वजह से. डर की वजह से करते हैं. ज्यादातर लोग डर के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन इसमें ना कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन लोगों को जो लोग मैनिफेस्ट कर पाते हैं वो वही कर पाते हैं जो उस डर की फ्रीक्वेंसी से निकलते हैं पहले. अच्छा. क्योंकि डर की फ्रीक्वेंसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, नेगेटिव एनर्जी है. ओके. आप इनसिक्योर हो, डर लग रहा है, आपको फियर है, किसी तरह का कुछ तो है जो आपको खींच रहा है, जिसकी वजह से आप सोच रहे हो. तो एक इंसान ना 2 इमोशंस में नहीं रह सकता कभी भी. अच्छा. मतलब या तो आप खुश हो, या आप न्यूट्रल हो, या आप उदास हो. आप
खुश और उदास दोनों कैसे रह सकते हो? करेक्ट। कभी नहीं कैरी कर सकते। तो अगर कोई भी डर की वजह से कुछ भी करने की कोशिश करता है, वो इंसान कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन डर से शुरुआत की जा सकती है। जैसे आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते, ठीक है, कोई इंसान है जिसको आप खोना नहीं चाहते अपने जीवन में, या उसकी तबीयत खराब है, या वो जा रहा है आपसे दूर छोड़ के, आप पहले वो डर से शुरुआत करोगे, लेकिन उसके बाद जब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करोगे उस फेथ में कि यार ये मुझसे जाएगा नहीं छोड़ के, ये जाएगा नहीं, आई नो दिस, ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा यार, जब आप इस शिफ्ट में आओगे तो मैनिफेस्टेशन पूरी होनी शुरू करती है। लेकिन आपने सही कहा कि बहुत सारे लोग डर से शुरुआत करते हैं, बट इट इज एब्सोल्युटली ओके, ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप ये समझना पड़ेगा कि डर से मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, शुरुआत हो सकती है सिर्फ, मैनिफेस्टेशन होगी जब आप फेथ लाओगे, विश्वास लाओगे, जब आपको ये होगा कि यार ये तो अगेन वही डिजर्विंग वाला कि नहीं यार ये नहीं होगा यार, टेंशन मत ले, सब मैं जो सोच रहा हूँ वो हो जाएगा, भगवान देख रहा है ना यार, उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा ना मेरे लिए, अगर ये है तो ठीक है, भगवान की देख लेना भैया, संभाल लेना अपने आप। आई थिंक ये स्टेट लोगों की ज्यादातर होती है और ये विच इज एब्सोल्युटली गुड, जो सही है। मगर अमित जी 99.9% पीपल आर लिविंग इन फियर। किसी को मौत का डर है, किसी को बिजनेस का डर है, किसी को बच्चों का डर है, किसी को अपने हेल्थ का डर है, किसी को अपने वेल्थ का डर है। डर तो हम लोगों को हमेशा ही रहता है किसी न किसी चीज के लिए। देखिए जरूरी नहीं है कि डर हो लोगों को, मुझे ऐसा लगता है लोगों को, सब किसी को डर नहीं है, हर किसी के सपने बड़े हैं। बहुत सारे लोग जो आज बहुत अच्छे लेवल पर नहीं कर रहे हैं, जी पा रहे हैं, लेकिन वो सरवाइव कर रहे हैं, वो ठीक है जो आज कर पा रहे हैं सरवाइव, बट वो बेहतर करना चाहते हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों का नंबर बहुत ज्यादा है जो जीवन में बेहतर करना चाहते हैं। आज उनका बच्चा एक स्कूल में जाता है, लेकिन वो चाहते हैं कि यार ये भी ठीक है चलो, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा ना स्कूल में जाए यार। अब वो डर नहीं है, वो बड़ा सपना है, क्योंकि आज के वक्त में मतलब ये आई थिंक सभी के साथ होता है, पीपल हु बिलोंग्स टू मिडिल क्लास जैसे मैं या लोअर मिडिल क्लास, हम सब लोगों के सपने बड़े थे, डर नहीं था किसी भी तरीके का, क्योंकि जो नीचे से आया उसको क्या ही डर है, उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके लिए तो हर चीज लग्जरी है। हमारे लिए तो खुद का घर होना वो लग्जरी, फॉरगेट अबाउट आज हैविंग बहुत सारी चीजें। बट मुझे लगता है वो जो शुरुआत थी ना, जब इंसान एक जब बहुत नीचे से शुरू करता है उसे कोई डर नहीं होता, उसके लिए उसके घर में मिठाई आना ही मैनिफेस्टेशन है, उसके घर में अच्छे से खाना खाना ही एक बड़ी मैनिफेस्टेशन है। तो अगर आज के वक्त में लोग कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं, इट इज मोर आउट ऑफ ड्रीम्स देन दी ओनली फियर और इनसिक्योरिटीज, जो मुझे ऐसा लगता है। ये लास्ट लाइन नहीं समझ में आया मुझे। मतलब बहुत सारे लोग जो आज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ना हमने बहुत पिक्चरें देखी हैं, सभी लोगों ने, हम तो बॉलीवुड को फैन ही है, बॉलीवुड टॉलीवुड जिनको भी देखते हैं हम, हमें ना एक दुनिया बहुत अच्छी लगती है, वो है इमेजिनेशन की दुनिया, जहां पर एक हीरो होता है, वो हीरोइन के पास जाता है, उसके फादर से लड़ता है, पैसे कमाता है, कुली बनता है, फिर सक्सेसफुल हो जाता है। हम सब ने ये देखा है। और पिक्चरें बनाई क्यों गई? पिक्चरें इसलिए ही बनाई गई कि आप 1.5, 2, 3 घंटे के लिए आप डिस्कनेक्ट हो जाओ दुनिया से, ताकि आप अपना स्ट्रेस भूल जाओ, परेशानियां भूल जाओ, आप एक नई इमेजिनेशन की दुनिया में पहुंच जाओ। लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा क्यों हुआ? उसका इम्पैक्ट हुआ कि ये हम सब लोग मूवी से, सॉन्ग से बहुत रिलेट कर पाते हैं अपने आप को, बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब मिनट नहीं लगते हैं हमें, मिनट भी नहीं लगते हमें अपने आप को कनेक्ट करने में। तो जब हमने ये सारी चीजें देखनी शुरू की, तो हमें ये समझ में आया कि यार ये हो सकता है क्या, यानी कि एक कुली है, वो कुछ एक अमीर बाप की बेटी से प्यार कर सकता है और उसे मिल भी सकता है, और उसका सारा पैसा फिर उसका हो जाता है, क्योंकि वो इकलौती बेटी होती है। अब वहां से हम सब लोगों ने सपने देखने शुरू किए। ओके। और जो एक गरीब इंसान होता है, उसके पास कुछ होता ही नहीं है, उसके पास सिर्फ सपने ही होते हैं। छोटे से शुरुआत करता है वो, क्या मेरे बच्चे ना स्कूल चले जाएं, चलो कि स्कूल में जाएंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, वो सोच ही नहीं होती। और मुझे लगता है कि सपने देखना हर किसी के लिए एफर्टलेस सा है,
लेकिन अगर कोई इंसान बहुत वेल ऑफ है, जिसके परिवार ने उसको सब कुछ दिया, उसके लिए सपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। उसके लिए पता क्या होगा? उसके लिए होगा पैशन क्या है मेरा जिंदगी में, क्या मुझे मजा आता है। अब आप ये सोचिए, आप भी काफी एक्सपीरियंस है लाइफ में। आई एम ऑल्सो 42 राइट नाउ। अब 42 सालों में हमने कभी नहीं ढूंढा हमारा पैशन क्या है। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे, जब बड़े हो रहे थे, हमें एक ही चीज है कि बेटा पैसे कमाने। कोई नहीं कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या करना पसंद है, साइंस लोगे क्या, तुम्हारा कुछ नहीं पूछा गया हमारे से, कुछ नहीं पूछा गया, ना ही हमने सवाल किए। हमारा पर्पस सिर्फ एक था, पैसे कमाने, सही तरीके से, लीगल तरीके से, घर वालों का नाम अच्छा हो जाए, और कुछ नहीं था। हमारा पर्पस ही वही था जीवन में। तो आपका कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में सपनों का बहुत बड़ा रोल है। हाँ। लेकिन वो सपने आप अपने अनुसार देख रहे होते हैं। एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा अगर ये सोच रहा है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में चले जाएं, तो वो उतने लेवल का मैनिफेस्टेशन है। लेकिन अगर उसके सपने वाकई, जो आपने जैसे मूवी के बारे में बताया, बम्बई है ही सपनों की नगरी, और वहाँ तो जितने भी लोग गए हैं उनसे बैकग्राउंड का पूछें तो कोई बिहार से आए हैं, तो कोई लखनऊ से आए हैं, तो कोई गांव से मध्य प्रदेश से आए हैं, और वहाँ जाकर उन्होंने तबाही मचा दी है। करेक्ट है। तो सपने देखे, उनको मैनिफेस्ट किया, चौल में रहे, ट्रेनों में, ट्राम में धक्के खाए। आज की डेट में भी जो हम उन्हें देख रहे हैं, पर्दों पे वो अलग किरदार नज़र आते हैं असलियत की ज़िंदगी में, लेकिन उनके जो जर्नी है वो इंस्पिरेशनल है। तो आपका कहने का मतलब है कि ये चॉइस आपकी है कि आप कूली को देख लें कि एक कूली एक अमीर घर की लड़की से शादी कर सकता है, और आप उस इंस्पिरेशन को अपना सपना बनाएं कि एक दूसरा किसान अपने बच्चों को स्कूल। चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है, चाहे आप लोअर मिडिल हो, चाहे हायर मिडिल हो, चाहे मिडिल हो, करेक्ट, कहीं पे भी हो, कहीं पर भी चॉइस आपकी है। अब जैसे मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, हम बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो कभी भी घर में बहुत कुछ देखा ही नहीं हमने। माँ बाप ने बहुत बहुत मेहनत की, और मैंने अपने फादर को हमेशा बहुत मेहनत करते देखा है, बहुत मेहनत। और मेरे डैड वाज इनटू फैब्रिकेशन बिजनेस, तो उन्होंने मेरे को हमेशा एक ही चीज़ कही कि कभी बिजनेस मत करना, क्योंकि उनका बिजनेस 6 महीने चलता था, 6 महीने बंद रहता था, और जब वो बंद रहता था तो उसमें सर्वाइव करना मुश्किल होता था। मुझे भी याद है, ब्याज पे वैसे पर्सनल ब्याज 5% 10% पे पैसे उठा के लेकर आते थे। कई बार खाने के लिए नहीं है, पैसे आएंगे शाम को। ये सब देखा है हमने जब हम छोटे थे। तो हमारे लिए सपना ये था कि यार अच्छे से खाना खाना है। और इस सोचे कि मैं घर में सबसे छोटा था। अब तो उसके बाद मेरी छोटी बहन भी मेरे 10 साल के बाद। तो जब मैं मेरे से 2 बड़े भाई बहन भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये सोचो कि मेरे डैड ने या मेरी मॉम ने सबसे ज्यादा मुझसे एक्सपेक्ट किया। और सोचो, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं समझदार बच्चा नहीं था घर में, मैं बहुत पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं था घर में, लेकिन फिर भी मुझसे एक्सपेक्ट किया। अब ये सब गॉड मास्टर प्लान है। अब ये सोचो कैसे है ये। सो मेरे डैड ने हमेशा मुझे तो ये दिख रहा है कि क्योंकि आपने लाइफ से इतना एक्सपेक्ट कर लिया कि वही एनर्जी आपने दिखाई कि दूसरे आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अब मुझे, मैंने कहा ना कि पता नहीं ये सब कैसे, मुझे लगता है वो फिर भगवान आपको चूज कर लेता है। ठीक है। तो मैं तब से लेकर आई स्टिल रिमेंबर, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बड़ी सिस्टर भी हैं, फ्रॉम माय फर्स्ट जॉब, इट्स बीन ऑलमोस्ट 18.5, almost 19 years I've been working now. From the day one of my job till date, I take care of my parents. Very nice. मतलब I don't let my brother sister do anything. वो अपनी तरफ से जो करते हैं, वो सब ओवर एंड अबव है, बट मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फाइनेंशियल नीड उनको चाहिए, कुछ भी, दैट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ये किसी ने दी नहीं मुझे, किसी ने नहीं दी मुझे, ये मैंने खुद ही उठाई, और मैं जिंदगी भर उठाता रहूंगा। That's very nice. तो मुझे लगता है कि जब आपके सपने हैं ना, तो आप फिर ये सब सोचते नहीं हो ना, आप थकते हो। मैं आज बोलता हूँ सभी लोगों की, आई एम द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। मेरी, जैसे मैं बोलता हूँ ना डिजर्विंग, तो मैं तो डिजर्विंग पे काम ही किया। मेरे फादर ने मुझे एक ही चीज दी कि बेटा देख, और वो कह ही नहीं पाते थे ना कि बच्चा तू इंटेलिजेंट तो है नहीं, तू समझदार तो है नहीं, तू मार्क्स तेरे आते नहीं, तो ये तो बोल नहीं पाए वो मुझे, लेकिन उन्होंने मेरे को हमेशा सिखाया कि हम में काबिलियत थोड़ी बहुत कम हो सकती है, एक चीज तुम्हें कभी हारने नहीं देगी, वो है मेहनत। करेक्ट। तो वहां से लेकर आज तक हमें एक ही चीज समझ में, मेहनत करो खूब सारी, और हम मेहनत करते हैं। आज भी उतनी मेहनत कर रहे हैं। आज भी मैं 12-12, 14-14 घंटे काम करता हूँ। आज भी मैं करीबन 2 से 2.5 घंटे मेडिटेशन करता हूँ। आज मैं 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पर मैं किताबें पढ़ता हूँ,
डेली बेसिस पे, ये कभी मिस हो ही नहीं सकता। तो ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। अब ये शायद मुझे लगता है कि मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे पास यही तरीका है, क्योंकि मैं समझदार नहीं हूं, मेरे इतना दिमाग नहीं है। अमित जी, इतनी बड़ी बात आपने बोल दी है, मुझे लगता है मुझे बतानी पड़ेगी आपको कि आपने क्या बता दिया। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ आपने प्लीज। क्या बताया। जी। आपने बताया कि 2 से ढाई घंटे आप मेडिटेशन करते हैं। कैन यू इमेजिन, इतना लंबा समय लोग 5 मिनट नहीं कर पाते हैं। 5 मिनट भी उनको ध्यान में बैठने बोलो, नहीं बैठ पाते हैं। एंड वन मोर थिंग विच यू सेड, आपने कहा कि बाकी चीज़ों में तो आपने अपने आप को बोल दिया कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं अच्छा पढ़ने में अच्छा नहीं था, ये था वो था, लेकिन आपने फिर पता है क्या बता दिया है? आपने कहा 4 से 5 घंटे में पढ़ता हूँ। एक इंसान के लिए लग्जरी क्या है? क्या है लग्जरी? मॉरिशस जाना, वहाँ पे पैसे खर्च करके बोट हायर करना, पूल अपने रूम के बाहर करना, लेटना, फिर फोटोज खींचना और भेजना। किसके लिए? इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए। और एक आदमी जो 2.5 घंटे अपने आप से जुड़ता है, क्या लग्जरी है? 4 घंटे वो पढ़ता है और कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ऐसी ही जर्नी है हमारी। क्या कह रहे हैं आप? मतलब, और फिर आप कह रहे हैं एक चीज और जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी। आपने कहा मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मेहनत शब्द को लोग अगर नॉर्मल मेहनत में सोचें तो वो है सुबह थैला उठाए, गए, रिक्शा चलाए, मिस्त्री वाला काम करा, सेल्स वाला काम करा, धूप में गए। एक मेहनत है जो आपने करी, 2.5 घंटा खुद के साथ बैठा, वाकई उसमें मेहनत है। लेकिन लोग इसको सोचते हैं ऐसा शांत बैठा हुआ है, क्या मेहनत कर रहा है? 4 घंटे मैंने किताब पढ़ी, ये कौन सा काम कर रहे हो? खाली बैठे हुए तो कुछ करोगे ही, किताब पढ़ोगे, काम धंधा है नहीं तुम्हारे पास। सो दिस वर्ड कि मैं मेहनत करता हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, इस चीज को बोलने के लिए भी ना वो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है, डिस्पाइट के 6.5 घंटा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, काबिलिए तारीफ है। थैंक यू। लोग बाग नहीं बोल पाते हैं, फैमिली बोलने नहीं देती है। एंड आई रियली विश कि जितने भी लोग इस यूट्यूब को देखें, चैनल को देखें, कभी भी देखें, मेहनत इसे कहते हैं, व्हेन यू एक्चुअली इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। करेक्ट करेक्ट। आपने बहुत अच्छी बात करी कि आपकी उम्र इतनी है, जितनी भी हो, यू लुक 25 ओनली फॉर मी। थैंक यू थैंक यू। वाह, सो ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा जा रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि आपने बोला मैं पैशन नहीं ढूंढता था क्योंकि मुझे माँ बाप ने बोला था कि पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, और घर में एक डब्बा मिठाई का भी आ जाता था। मतलब सेंस करना कि खुशी इतनी सी में भी कितनी थी, मिठाई के डब्बे को एग्जाम्पल देना, इट्स अ बिग बिग लेसन फॉर द पीपल। कि तुम जो वेट कर रहे होते हो कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, जो है उसके लिए कहाँ खुश हो रहे हो? एक मिठाई के डब्बे को भी आपने बताया एम्फसाइज करके कि उसको आना भी हमारे लिए मैनिफेस्टेशन था। शुक्रगुजार करना सीख लो। आई मीन योर स्टेटमेंट्स इटसेल्फ आर सो इंस्पायरिंग। अगर कोई इसको समझे तो इन्वेस्ट टाइम ऑन योरसेल्फ। पैशन ढूंढना नहीं होता है क्योंकि वो समय के साथ साथ बदलता है। 10 साल पहले आप क्या थे, अभी आप क्या हैं, 10 साल बाद आप क्या होंगे। पैशन समय है, पैशन समय है, करेक्ट। और समय रुकता नहीं है। आज मेरा घुड़सवारी का पैशन है और मैं आज घुड़सवारी सीख लूं, लेकिन कल हो सकता है मुझे तीरंदाज का मन करने लगे और मैं वो करने लग जाऊं, परसों कुछ और साइकिलिंग का मन करने लग जाए। पैशन इज एंडलेस। तो ये स्टेटमेंट भी कितनी बड़ी चीज आपने समझाई लोगों को कि आप ये मत समझो अरे ये मेरा पैशन है, फोटोग्राफी मेरा पैशन है। और डेप्थ में जाओ, थोड़ा और डेप्थ में जाओ, पता लगाओ
अगले 10 साल में यही करते रहोगे तो खुश रहोगे क्या? सही बात है, करेक्ट, बहुत सही, बहुत सही। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में मेडिटेशन का रोल क्या है? देखिए, मैं मेडिटेशन शुरुआत से ही कर रहा हूँ। जब से बहुत सारे लोग बात करते थे मेडिटेट करो, बट मुझे कभी ऐसा शुरू में नहीं महसूस हुआ मेडिटेट करो, बाबा थोड़ी बन रहे हैं, पहाड़ों में थोड़ी ना जाना है। लेकिन जब मैंने मेडिटेशन की शुरुआत की, मेडिटेट करने की शुरुआत की, मुझे एक चीज समझ में आने लगी कि मेडिटेशन के बाद ना आपके ना सवाल खत्म हो जाते हैं। कब होगा, कैसे होगा। जब मैंने मेडिटेट करना शुरू किया तो मुझे इतना स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज्ञान नहीं था कि ये तो आप भगवान से मिल जाओगे, कुछ नहीं था। मेडिटेट करके सिर्फ एक ही चीज महसूस होती थी, शांति लगती है यार, अच्छा लगता है, सब ना रुक जाता है, कुछ नहीं भाग रहा है। अब आप ये सोचिए, हमने इतनी सारी पिक्चरें देखी हैं, इंग्लिश मूवी, जेम्स बॉन्ड, ये वो। आप ये सोचिए कि सुपरमैन की कोई मूवी आप देख रहे हो, कोई आप पर बुलेट मारता है, सुपरमैन क्या करता है? सुपरमैन उसको स्लो मोशन में देखता है ऐसे, और वो क्योंकि वो स्लो मोशन में देखता है उसको पकड़ लेता है हाथ से। और वहां से मैंने क्या रिलेट किया, जब आप मेडिटेट करते हो, जितने भी अनचाही थॉट्स हैं वो आप तक आते ही नहीं है, क्योंकि आप सबको स्लो मोशन में देखते हो। और आप देखते हो ये मेरे काम की नहीं है ड्रॉप, ये मेरे काम की नहीं ड्रॉप, ये मेरे काम की नहीं ड्रॉप। आप सारे थॉट्स को विड्रॉ करने लगते हो और आप सिर्फ वो उठाते हो जो आपको जीवन में मदद करेंगे, या जिनको आप चाहते हो कि ये मुझे असर करने दे यार, मेरे को रोना आ रहा है ना, आ जा यार, तू मुझे रोने दे, ये मेरे दोस्त परेशान है, मेरे को परेशान होना है, मुझे होने दे। आप चूज करते हो। मेडिटेशन हमारे जीवन में इस उलझन को मिटा देता है। मेडिटेशन जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है किसी भी इंसान के लिए? एक ही चीज मुझे लगता है सबसे जरूरी है, सही फैसले लेना। कुछ नहीं इसके अलावा है। क्या शाम को खाने में क्या बनेगा, ये फैसला लेना। चाय पीऊं, कॉफी पीऊं, ये फैसला लेना। पॉडकास्ट करूं ना करूं, ये फैसला लेना। किससे मिलना, किस फैसले ही कर रहा है जिंदगी में। पूरे दिन में कितने फैसले कर रहा है इंसान? बहुत सारे फैसले कर रहा है। जब वो डिसीजन ले रहा है, आप ये सोचो कि एक इंसान आपके पास दौड़ता हुआ आता है, आपके पास 3 किलोमीटर दौड़ता हुआ ही आया आपके पास, दौड़ता 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 बिना रुके, और आपके पास आकर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश करता है। आप उसे क्या बोलोगे? अरे रुक यार, पानी पी ले, सांस ले ले, जो तू बताने की कोशिश कर रहा है मेरे को सुनाई भी नहीं दे रहा भाई, सांस तो ले, नॉर्मल तो हो जा पहले तू। करेक्ट है? लेकिन जब कोई शांति से चल के आपके पास आ रहा है, आपको उसकी बात सारी समझ में आएगी। आपको उसको विश्राम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेडिटेशन हमारे जीवन में ये लाता है कि आपके पास जिंदगी में कुछ भी सिचुएशन आए, आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, और अब आप चूज करते हो कि मैं किस रास्ते पर जाना चाहता हूं। और मुझे लगता है इससे बड़ा जीवन में सोल्यूशन कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप किसी भी रास्ते पर जाओ, आपके लिए वही सही साबित होगा जो आपको लगता है कि वो सही है। आप किसी भी अपनी जर्नी में किसी भी गलत पड़ाव पर अगर आप जाते हो, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपने एक डाउट के साथ उसको शुरू किया होता है। अगर आपको विश्वास है कि ये सही है, तो वो सही साबित होगा, वो सही साबित होता है। तो जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप ध्यान की मुद्रा में जाते हो, ध्यान करना शुरू करते हो, तो मुझे लगता है कि आप अपने जीवन के सारे फैसले बहुत प्यार से ले पाते हो, और मुझे लगता है जीवन आसान हो जाता है उसके बाद। और यही कारण है कि मैंने ये देखा कि जब मैं वो फैसले सही से कर पाया, मेडिटेशन को जब मैंने मैनिफेस्टेशन के साथ कंबाइन किया, तो मैं आपको बता दूं कि शायद मेरी मैनिफेस्टेशन की स्पीड 10x हो गई, क्योंकि मेडिटेट करके मुझे क्लैरिटी मिली, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं किसके पीछे भाग रहा हूं, मैं किस चीज के पीछे नहीं भाग रहा हूं, और मैनिफेस्टेशन पे उसका इंपैक्ट आ गया। अभी हम मॉर्निंग में एक मेडिटेशन का प्रोग्राम करते हैं, 5:30 से 6:30 लाइव कराता हूं मैं, 1 घंटा लाइव करता हूं मैं लोगों के साथ मेडिटेशन। पिछले 1 साल से कर रहा हूं मैं, अभी 12वां बैच चल रहा है। हर महीने की 1 तारीख से 21 तारीख तक करते हैं हम उसको, ऑन एन एवरेज एवरी डे। अभी तो नंबर बढ़ गया है काफी, 30 से 40 लोग, एवरेज बोल रहा हूं मैं आपको, 30 to 40 पीपल मुझे मैसेज करते हैं कि अमित मैंने आज ये मैनिफेस्ट किया है। आप ये सोचो, 30 से 40 लोग हर रोज।
which includes buying car, getting job, manifesting relationship, health ठीक होना, शुगर कंट्रोल हो, पता नहीं क्या नहीं बोल रहे, मतलब ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जिन्होंने नहीं बोला मेरे को। और जब आप ये देखते हो ना ये सारी चीजें बदलाव होते हुए तो फिर आपको ना और भगवान पर विश्वास होता है कि भगवान देख रहा है यार, चल यार सही है यार। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। हालांकि मेडिटेशन एक बड़ा, मेडिटेशन भी मैनिफेस्टेशन भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, वेरी ट्रू, लेकिन ट्रेंडिंग ना सोचते उसको जीवन में इंप्लीमेंट करो। आज के टाइम में आप देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब बात कर रहे हैं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं भी करते थे वो किसी और फील्ड के लोग हैं, वो भी बात कर रहे हैं आज मैनिफेस्टेशन के बारे में। और इससे खूबसूरत चीज हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। इससे अभी सोचो ना, ये तो पॉजिटिव चीज है ना, स्प्रेड कर रहे हैं लोग। करेक्ट, कि खुद में विश्वास करो, सपने देखो, मेहनत करो, अपने लगे रहो, शिद्दत से करो, अफर्मेशन लिखो, विजुअलाइजेशन करो, विजन, इतनी सारी चीजें कर लो यार तुम, आपको अपने सपने पूरे होंगे ही होंगे। तो इसलिए बहुत से लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि सर आप भी बात करते हो, बहुत से लोग और भी बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप कम पॉपुलर हो गए। मैंने कहा देखो ध्यान रखना, मैनिफेस्टेशन में मुझसे ज्यादा पॉपुलर तो कोई हो ही नहीं सकता तो मैं ऐसे में बोलता हूँ। लेकिन ना जितने ज्यादा लोग इस चीज पर बात करेंगे ये लोगों को मदद करेगा। और अगर मैं इन चीजों को लेकर इनसिक्योर हूं, हे भगवान कोई और भी कराएगा क्या, ये भी हो, तो मैंने कहा मेरी एनर्जी क्या है फिर मैं क्या ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता हूं, मैं क्या ही मैनिफेस्टेशन जान रहा हूं। तो सबको बात करनी चाहिए, सब लोग इसको स्प्रेड इतना करना चाहिए ताकि लोग सपने देखना सीखें, और जितने सपने देखेंगे उतने ही सपने पूरे हो सकते हैं। तो ये है जो हो सकता है। बहुत अच्छे, सरल, क्लियर, ओपन तरीके से आज हमने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में बात की। आज की डेट में जब यूट्यूब, इंस्टा, सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के लिए आपने बोला कि जितना ज़्यादा लोग बोलेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड हो रही है। अमित जी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेमेडीज, ये कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा, प्रेडिक्शंस, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लोग बोलेंगे तो वो स्प्रेड होती है और मैनिफेस्ट भी होती है। यानी आपने हमें ये बताया कि अच्छी चीज़ देखो तो उसके लिए बोलो कि वाह कितनी अच्छी चीज़ है, भगवान मुझे भी देना। आई एम नॉट काउंटिंग ऑन परसेंटेज। सोशल मीडिया में आज की डेट में प्रेडिक्शंस भी बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ऐसे खतरनाक प्रेडिक्शंस भी हो रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, ये मरने वाला है, इस नंबर से ऐसा घाटा हो जाएगा। डू यू फील दैट न्यूमरोलॉजी, आई एम स्पेसिफिकली गिविंग द नेम्स ऑफ द लॉजीज, स्टडीज पर मैं स्पेसिफिक पूछूंगी, आपकी राय जानना चाहूंगी। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वेरियस रेमेडियल थिंग्स जो आपके फ्यूचर को डिपिक्ट करके आपको बताते हैं, और ज़्यादातर बुरी चीज़ें ही बताई जाती हैं। कोई ये तो बताएगा नहीं कि अगले साल आप तो राजा बनने वाले हैं, ऐसी बात तो बहुत ही कम मैंने सुनी है। विश्व युद्ध होने वाला है, सुनामी आने वाला है, हम प्रलय की ओर बढ़ रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, भूकंप आएगा, विनाश हो जाएगा, ये सारी चीजें तो, और बड़े अट्रैक्ट होते हैं लोग ऐसी न्यूज़ सुन करके। फियर है ना, फियर बांट रहे हैं लोग। आपका क्या से है, मतलब आप क्या कहेंगे कि क्या आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के थ्रू लोगों तक ये इंफॉर्मेशन बोलना चाहेंगे? ये भी आपकी चॉइस है कि ऐसे लोगों को ना सुने, क्योंकि जैसी चीज़ें आप एब्जॉर्ब करेंगे वो एनर्जी आप और स्प्रेड करेंगे, और तीसरा विश्व युद्ध अगर नहीं भी आ रहा होगा तो हो जाएगा, आपके मन में तो शुरू हो जाएगा, और वो विश्व युद्ध अच्छे लोगों पे भी इम्पैक्ट डाल देगा। तो रिक्वेस्टिक फॉर्म में आप क्या व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे अपने मैसेज के थ्रू, क्योंकि हम सब की आवाज़ बहुतों के पास जा सकती है, तो हम लोगों को अपनी आवाज़ को, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को स्प्रेड करने के लिए यूज़ करना चाहिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़
गुहार कीजिए, अपील कीजिए कि लोग इस तरीके की नेगेटिव चीज़ों से अटैच्ड ना हों? देखिए, मैं इसमें मैं क्या मानता हूँ कि जितनी भी साइंसेज़ हैं, सब काम करती हैं। एस्ट्रोलॉजी काम करती है, बहुत हज़ारों साल पुरानी है एस्ट्रोलॉजी। न्यूमरोलॉजी काम करती है, नंबर्स, क्योंकि हर चीज़ में नंबर है, ग्रह हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसमें ना ये ज़रूर चेक करो, आप किसको सुन रहे हो। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, जो बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की, लेकिन कभी डराते नहीं है। लेकिन वो 10 में से 1 है। तो अगर कोई भी इंसान डर के बेसिस पर आपको कुछ भी बेचने की या समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको डरा के, तो मैं तो ये कहूंगा, अगर वो डरा रहा है तो उसकी एनर्जी आप समझ जाओ। आपको उससे 100% दूर ही रहना चाहिए, उसके आसपास भी जाना नहीं चाहिए, कंटेंट अनसब्सक्राइब कर दो, सब कुछ कर दो। लेकिन जैसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, जो जैसे मैं भी अरुण पंडित जी के साथ था, एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हैं, वो काफी अच्छे, बहुत ही अच्छे इंसान है। ठीक है, तो एक पर्सन ने मेरे को सवाल पूछा था कि उनसे जरूर पूछना, कोई भी एस्ट्रोलॉजी में आए तो, कि अगर आपकी 7.5 चल रही है, वक्त बुरा चल रहा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? तो मैंने उनसे सवाल भी पूछा, ये तो मैं जवाब दे चुका था, तो मैंने जवाब दिया, वही बताऊंगा मैं आपको। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता ही इसलिए है कि आपका वक्त आ गया बाहर निकलने का, चीजें सही होने का। और मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि हर चीज, आप ये सोचिए, आप चाहे एस्ट्रोलॉजी फॉलो करो, चाहे न्यूमरोलॉजी फॉलो करो, चाहे रेकी, कोई भी हीलिंग टेक्निक, ये सारी तब तक काम नहीं करती जब तक आपका अंदर से फेथ नहीं आता। आई एग्री। अगर आपको फेथ है तो ये काम करेगा, फेथ नहीं तो काम ही नहीं करेगा। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ ही था, वो वास्तु भी करते हैं, बहुत ही फेमस है वो। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, उन्होंने मुझे बोला कि जो ये बहुत सारे ना वो होते हैं, उपाय बताते हैं, चौराहे पे ये कराओ, कुत्ते को खाना खिला दो, चींटियों, ये सब, कहते सबसे बड़ा उपाय पता है क्या है? माँ बाप की सेवा। माँ बाप की सेवा, परिवार की सेवा, इन लॉज की सेवा, आपके एम्प्लॉइज की सेवा, घर में जो काम करने आ रहे हैं उनसे प्यार। कह रहे इससे बड़ा कुछ उपाय ही नहीं है। कह रहे मैं तो 50 चीजें बता दूंगा आपको, लाइव उन्होंने पॉडकास्ट में बोला, कह रहे 50 चीजें बता दूंगा, ये कर लो, वो कर लो। कह रहे ये सब तो दुनिया बोल रही है। कह रहे सबसे बड़ा उपाय है, आप अपने परिवार को खुश रखो, अच्छा बोलो, अच्छा ध्यान रखो, अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ। अब आप ये सोचो कि ये भी एक एस्ट्रोलॉजर है जो ये कर रहे हैं, और वहां पर वो भी एस्ट्रोलॉजर। अब मैं किसी को गलत नहीं बोला, देखो सबका अपना काम है, किसी तरीके से वो पैसे कमाते हैं, जो भी, मतलब देयर विश, तो हम नहीं कमेंट कर सकते। लेकिन अगर आपको किसी से भी मिलके एक नेगेटिव एहसास आता है तो वो आपके लिए नहीं है। बस मैं यही चाह रही थी कि वो आप आपके बस इतना समझाएं हाँ, कि नेगेटिविज्म मत एब्जॉर्ब हाँ। करो, क्योंकि तुम एब्जॉर्ब करोगे तो तुम्हारे वजह से पूरे दुनिया में जो चीजें नहीं होने वाली है वो भी हो जाएगी। आप 10 मिनट न्यूज देख लो आज के वक्त में, एको 10 होती मिनट है। न्यूज में आपको ना अजीब सा लगने लगता है। आप आज मैं तो लोगों को बोलता हूँ, एनर्जी के बारे में सोचो, आप दीवार पर खड़े होकर गालियां देनी शुरू करो 10 मिनट, आपका दिमाग, आप 3 घंटे तक आप परेशान रहोगे। किसी को गाली, दीवार को गाली दे रहे थे आप, सिर्फ दीवार को ही कोस रहे थे। एक जगह है अफ्रीका में एक ऐसी, जहां पर पेड़ों को काटा नहीं जाता, जहां पर उसके चारों तरफ बनाकर उसको गालियां दी जाती है ताकि वो सूख जाए, ताकि काटना ना पड़े। अब ये सोचिए कैसे हर चीज में एनर्जी है और वो वापस आ रही है। तो इसीलिए हमें हमेशा ये देखना है कि अपने ना एहसास को, अपने भाव को हमेशा नोट करते रहो कि मेरा कोई दोस्त है, उससे मिलके मुझे अच्छा लगता है, खराब लगता है। अगर वो कुछ लोग होते हैं जैसे एक अच्छे ग्रुप में पुराने दोस्त हैं, लेकिन जब आप उससे मिलते हो ना, वो आपको नीचा दिखाता है। पुराना दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, कभी भी जरूरत पड़ेगी वो आ जाएगा, लेकिन अच्छा एहसास नहीं है। अगर वो एहसास अच्छा नहीं है तो वो साथ नहीं है, फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कहीं पर भी अपने भाव को समझते रहो, क्योंकि आपके भाव, आपका एहसास आपके कंट्रोल में, और वही आपको क्रिएट करके देगा कुछ भी। अगर वो नहीं बिल्ड कर पाए तो आपका क्रिएशन कुछ और ही होगा। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है उनसे दूर रहो, पॉजिटिव एनर्जी के पास जाओ। परिवार की नेगेटिव एनर्जी पे ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि एक ही घर में रहते हो। लोग बोलते हैं मैं तो अपने घर वालों को छोड़ दूं क्या, मम्मी ऐसा बोलती रहती हैं, पापा ऐसा कोसते रहते हैं। मैंने कहा नहीं, उनके लिए वो रोशनी बनो। घर में अंधेरा है, तुम बनो ना रोशनी यार। तुम्हारी एनर्जी बदलेगी तो परिवार की एनर्जी बदलेगी। बुद्धा ने यही बोला ना, यू बिकम द लाइट फॉर योर होम।
उनको मत छोड़ो, उनको किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके अंदर रोशनी हो। लेकिन बाहर के लोगों को तो छोड़ सकते हो ना। तो लोग हर हमेशा जब नेगेटिव चीजों के बारे में बताते हैं अपने घर में ही देखते हैं। अरे मत देखो घर में, बाहर के लोग देखो जो कंट्रोल में। घर वालों को नहीं छोड़ सकते आप, हस्बैंड वाइफ बच्चों को नहीं छोड़ सकते भाई, माँ बाप को नहीं छोड़ सकते आप। बाहर की तरफ देखना शुरू करो, उनकी एनर्जीज पर कंट्रोल करना शुरू करो। आपकी एनर्जी बदलेगी तो परिवार की तो बदल ही जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लो। तो यहाँ से लोग शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि दीवारों से भी बात करो। और जहाँ तक बात करने की बात हुई तो वाकई मैं इस प्रैक्टिस को बहुत सालों से कर रही हूँ। मैं गाड़ी से बात करती हूँ, मैं चिड़िया से बात करती हूँ, चम्मच से बात करने लग जाती हूँ। सो आई डू अ लॉट ऑफ सेल्फ टॉक एंड आई थिंक सो ये चीज़ आपको कभी ऐसा फील नहीं कराती है कि यू आर अलोन, बिकॉज लोग कहते हैं ना कि अकेले घर में रहना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप बात करने लगो तो दीवारें भी आपके साथ कभी कभी गाना गाने लग जाती हैं, गुनगुनाने लग जाती हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी तो है जो रिफ्लेक्ट करके आपके पास वापस आ रही है। और बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी में कोई भी एक चीज़, सिर्फ वो एक चीज़ नहीं रह जाती है कि अगर हम बोलें लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो जो मैंने थोड़ा इसके बारे में थीसिस किया था कि हम अलग अलग डिमेंशंस में से हैं और अभी हम 6th डिमेंशन में हैं। वी आर एक्चुअली इन 5th डिमेंशन, हम 6th पे जाने वाले हैं। तो ये भी मैंने कहीं से पढ़ा था कि जो लॉज हैं वो सारे लॉज 7th डिमेंशंस में हैं, जिसमें से एक लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इस डायमेंशन में आ चुका है। यानी एक्सेस में हम लोग ये एक्सेस कॉन्शियसनेस में हम लोग जब स्पेल्स करते हैं तो हम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक जाते हैं। तो 13th डिमेंशन तक के लिए अभी हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन डायमेंशंस बहुत हैं, बहुत हैं। हम अभी 5th में हैं। और ये जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन आया है, इसके अलावा भी बड़े सारे लॉज हैं। और शब्द पर जाएं, कानून, लॉ, तो कानून को अबाइड करना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज आप मैनिफेस्ट करो, और मैनी मतलब बहुत और फेस्ट मतलब उत्साह। जब आप बहुत सारा उत्साह लाना चाहते हो जिंदगी में तो कानून को फॉलो करो। और कानून हमेशा दफाएं लगाता है, इस दफा के तहत तुमने गलती करी है। तो अगर कानूनी तरीके से नहीं चलोगे तो मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से वो सारे कानून बताए कि अपने परिवार का ध्यान रखो, मेडिटेशन करो ताकि आप अपने आप के करीब आ सकोगे, तब आपकी क्लैरिटी आएगी कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। और उसके अलावा आपने हमें टेक्निक्स नहीं बताए, अगर वो भी 1-2 बता दें तो शायद सबको थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि कुछ ऐसे लॉफुल टेक्निक्स भी होते हैं क्या मैनिफेस्ट करने के। देखिए, बहुत सबसे आसान टेक्निक जो मैं हमेशा मानता हूँ वो है, पहला है विजन बोर्ड का होना। मतलब हर किसी इंसान को घर में एक विजन बोर्ड जरूर बनाना चाहिए, जिस पर उसको अपने सपनों को लगाना चाहिए। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या जो जिंदगी में चाहते हो, उसकी कलर फोटो निकालो और एक बोर्ड पर उसको लगा दो। उसके भी रूल्स बहुत सारे होते हैं, बट रूल्स को भी ना सोचो। येलो चार्ट पेपर पे आपको लगाना चाहिए, कलर फोटोज होनी चाहिए उस पर। तो येलो इज साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कलर फोटो आप लगाओ, घर लेना चाहते हो घर की फोटो लगाओ, कौन सा घर लेना चाहते हो या कैसा घर लेना चाहते हो उसकी फोटो लगाओ। बिकॉज एक्चुअली जब आप उसको घर में लगाते हो तो आप आते जाते वो आपके सबकॉन्शियस में एंटर करता है, क्योंकि आप बिना देखे उसको उसकी तरफ से जा रहे हो, हर रोज जा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का सबसे बेटर तरीका है। अच्छा। तो विजन बोर्ड इज वेरी वेरी पावरफुल। और मैं जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं तो उनको बोलता हूँ ऑप्शन ही नहीं है, विजन बोर्ड तो बनाना ही बनाना है। मतलब आप ये समझिए कि लोग ऐसा बोलते हैं कि 6 महीने में 10 चीजें लगाई थी, 6 महीने में 7-8 पूरी हो चुकी हैं। मतलब ऐसा कोई होगा ही नहीं जो ये बोल दे मैंने विजन बोर्ड बनाया एक भी चीज पूरी नहीं हुई, होगा ही नहीं। मतलब गारंटी दे सकता हूँ इस बारे में, इतना ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। दूसरी चीज जो मैं बोलता हूँ, मेडिटेट करना चाहिए लोगों को, ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए सिंपल टेक्निक्स आप फॉलो कर लो। आप ब्रीदिंग टेक्निक से आप शुरू करो। आप ब्रीद इन, लॉन्ग ब्रीद करो, लॉन्ग ब्रीद आउट करो। 5 सेकंड, 5 सेकंड में सांस लो, 5 सेकंड में सांस छोड़ो। इसके अलावा बॉक्स ब्रीदिंग करो, 5 सेकंड में सांस लो, 5 सेकंड रोको, 5 सेकंड निकालो, 5 लॉन्ग ब्रीद करो। और इसके अलावा इसी के साथ जोड़ दो विजुअलाइजेशन को।
जब आप 4-5 साइकिल बॉक्स ब्रीदिंग के कर लो, आप वो विजुअलाइज करना शुरू करो जो आप जीवन में चाहते हो। और जीवन में चाहते हो नहीं, मूवी बनाओ। आप ही पिक्चर के हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब कुछ आप हो। अगर आपकी पिक्चर बनेगी 3 घंटे की, तो क्या बनाओगे? अब सोचोगे ना, मान लेते हैं आप ना एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप ये सोचना शुरू करोगे, यार आज मेरे एक दोस्त का मुझे फोन आया कि यार मेरी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, तो उसने मेरे को बोला सीवी भेज दे। फिर मैंने एक सुंदर सा सीवी बनाया, मैंने सीवी बनाकर उसको भेजा, जहाँ पर उसने फॉरवर्ड किया वहाँ से मेरे को 2 दिन बाद कॉल आई। 2 दिन कॉल आने के बाद मेरे को ना 3 दिन बाद उसने इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू के बुलाया तो मैं बिल्कुल मस्त होकर सुंदर बनके मैं तैयार होकर मैं पहुंचा। ऑफिस बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर लगता। रिसेप्शन पे मुझे बिठाया गया, एक सुंदर सी लड़की रिसेप्शन पे थी, उसने मुझे बिठाया, मेरे को चाय वाय ऑफर की। उसके बाद मेरा इंटरव्यू का नंबर आया। इंटरव्यू के नंबर आने के बाद जब मैं रूम में गया तो 3 लोग सामने बैठे हुए थे, और तीनों लोग से जैसे मैंने उनको चेहरा देखा, इतने मुस्कुराए रहे थे, इतनी अच्छी एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। मैं उनके सामने बैठा, उन्होंने मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारे सवालों के जवाब दे पाया, कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाया, लेकिन जिन सवालों के जवाब नहीं दे पाया, दे वर ओके अबाउट इट, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि यार ये कर लेगा, ये सही है यार बंदा। और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद मुझे बाहर बैठाते हैं, फिर मेरे को बाद में बोलते हैं कि आप, वी लाइक यू, नाउ योर सेकेंड राउंड आज ही हो रहा है, वो एचआर के साथ आप एक राउंड कर लो। फिर आधे घंटे के बाद, मेरे को वेट कराने के बाद आधे घंटे बाद मेरा एचआर के साथ राउंड होता है। एचआर मुझसे पूछता है कि आपकी सैलरी क्या लेना चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो मैं उनको कुछ सैलरी बोलता हूँ, वो मेरे से थोड़ा बहुत नेगोशिएट करते हैं, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा के ही बोला होता है, मेरे को वही सैलरी मिलती है जो सोच के मैं गया था वहाँ पर, और मुझे ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर देते हैं। मैं रास्ते में वापस आते वक्त एक रास्ते से मैं मिठाई लेकर आता हूँ। सबसे पहले घर पर पहुँचने के बाद मैं मंदिर में मिठाई चढ़ाता हूँ, और मिठाई पूरे घर में बांटता हूँ, और तब मैं घर वालों को न्यूज़ देता हूँ, आई गॉट द जॉब। जब आप ये पूरा सिनेरियो विजुलाइज करते हो, ये है कंप्लीट विजुअलाइजेशन, क्योंकि ये आपको एहसास देता है सिर्फ जॉब नहीं, मेरे को जॉब चाहिए नहीं, मूवी, पिक्चर बनाओ। क्योंकि हम पिक्चर को, क्योंकि जब आप ये कोई भी इंसान सोच रहा होगा, वो उसके ना रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, इमोशंस आ रहे होंगे, भाव। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस चीज को आप महसूस नहीं कर सकते उसे आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, तो महसूस करना जरूरी है। तो अगर किसी ने भी ये 3 चीजें, विजन बोर्ड, मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये 3 चीजें की जाए, तो वो जीवन में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लेगा। आई थिंक सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेगा। दैट्स लवली, सो नाइस। आई मीन, अगर इतना सिंपल है तो जीवन में पीस तक पहुंचना भी उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज खुशी आ ही जाएगी। करेक्ट। रिलेशनशिप्स उनको अपने अनुसार मिलने लगेंगे। पैसे के लिए भी आपने इतने अच्छे टेक्निक्स आज बता दिए, एंड आई थिंक सो दीज आर द राइट एंड लेफ्ट। आपको पैसा और खुशी अगर चाहिए, रिलेशनशिप मतलब आपके पेरेंट्स के साथ, आपके स्पाउस के साथ, अगर रिश्ते अच्छे हुए और उन रिश्तों को अच्छा बनाए रखने के लिए रिसोर्सेज अच्छे हुए, तो बाकी सारी चीज़ें तो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, वो तो आप ले ही आएंगे लाइफ में। और बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपकी एक मुकाम ऐसा आएगा कि आपको लगने लगेगा कि मांगूं क्या, सब कुछ तो मिल रहा है। तो ब्यूटीफुल, मतलब आपसे बात करके बहुत अच्छी एनर्जी मिली, बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई रियली प्रे एंड विश कि जितने भी लोग आज हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो सीखेंगे कि अमित जी ने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, जो छोटे छोटे उन्होंने आपको ट्रिक्स बताई हैं अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, उसे मूवी के फॉर्म में देखिए, विजन बोर्ड बनाइए, फील कीजिए, और जब आप अपनी एनर्जी पे वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप भी वैसे ही बन पाएंगे जैसे आज आपके हीरो आपके नज़रों में बने हुए हैं। वो हीरो कौन होंगे ये आपको देखना है। कूली के हीरो जिन्होंने बहुत रईस परिवार की बेटी से प्यार किया था, वो बनना है, या वो किसान जिसने अपने बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल सोचा था। हीरो कोई भी हो सकता है, वो स्कूल हीरो है उनके लिए, और वो अमीर परिवार की बेटी हीरो हैं किसी एक इंसान के लिए। हीरो का मतलब होता है आप इंस्पायर्ड किससे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स कैसे करें, कैसे सीखें, तो आप अमित जी के साथ जुड़िए, वो आपको सिखाएंगे। सुबह 5:30 बजे मेडिटेशन करवा के और फिर उसके बाद बाकी के कानून सिखाकर। तब तक I wish you all a happy manifestation, a life
फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।